हेलो, हेलो। हाँ हर्षाली, व्यवस्थित होतोय का आवाज? Yes, live session started. Yeah. ओके, सो विल स्टार्ट दिस टुडेज लेक्चर. काय करूया? हॅलो We can हर्षाली. start. ओके. Yes. सेकंड, कॅमेरा काहीतरी हालतोय. नको राहू दे. जय भीम सबको. मेरा नाम डॉक्टर शीतल कामले है और आज का हमारा जो सेशन है, हम देख रहे हैं काफी दिनों से हाथरस के केस के बाद काफी सारा मोमेंटो बन रहा है पूरे देश में, और देश में हर चीज को लेके बात हो रही है, वायलेंस को लेके बात हो रही है, और उस वायलेंस को देखने के बाद हर जगह पे अपने लोग अपनी अपनी वॉइसेस, अपनी अपनी आवाज रख रहे हैं. आज हमारे इस प्रोग्राम में बेक ऑफ आवाज क्या, ये जो हमारा कैंपेन चल रहा है, वो कैंपेन बेसिकली ये हम इसलिए रख रहे थे कि इस कैंपेन के थ्रू हम अलग अलग वॉइसेस को एक जो नई दिशा देने की बात कर रहे हैं, उस वॉइसेस को सुनने की बात कर रहे हैं. आज का ये जो लाइव सेशन है, हमारे साथ है भीम रास्कर सर, जो कम से कम 27 साल पंचायत राज इंस्टीट्यूट जैसे इंस्टीट्यूट के साथ में काम कर रहे हैं, काफी सारी महिलाओं के साथ में काम कर रहे हैं, और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन जो हम काफी 73 अमेंडमेंट और 74 अमेंडमेंट्स को लेके हम जो बात कर रहे हैं, उस हिसाब से हम देखते हैं हर चीज में कि जैसे बाबा साहब कहते थे कि जब तक हम डेवलपमेंट की बात करेंगे, जब हम एम्पावरमेंट की बात करेंगे, तो सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की बात करते हैं. तो इस एम्पावरमेंट में पॉलिटिकल एम्पावरमेंट क्या चीज है, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन क्या चीज है, डिसीजन मेकिंग किस तरह से होता है, और महिला का किस तरह से इससे समावेश हो जाता है पॉलिटिकल पूरे प्रोसेस में, और इस प्रोसेस में किस तरीके से वायलेंस एक इनबिल्ड किया जाता है उसके अगेंस्ट, और किस तरह से दलित, बहुजन, आदिवासी, विमुक्त महिला इस आवाज को, उसकी आवाज कैसे दबाई जाती है और इसको किस तरह से रेजिस्ट करती है. आज हमारे साथ में है भीम रास्कर सर. मैं सर को पहले धन्यवाद करना चाहती हूँ कि वो हमारे प्रोग्राम में आए हैं अपने बहुत कीमती वक्त देके, और बेक ऑफ आवाज की तरफ से मैं आपको वेलकम कहती हूँ, और मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि हमारा ये सेशन बहुत डिस्कशन टाइप है, मैं कोई आपको सवाल नहीं करना चाहती, लेकिन हम इस तरह से शुरुआत करना चाहते हैं सर कि आप अपना थोड़ा सा जर्नी बताइए कि किस तरह से आपने इस पूरे एक पंचायत राज इंस्टीट्यूट को देखा है एक 27 साल के जर्नी में, और कौन से चीजें, कौन से चैलेंजेस, और किस तरह से आपने इसमें महिलाओं का शोषण होते हुए देखा है, और इस महिलाओं में किस तरह से पॉलिटिकल प्रोसेस आप एनालिसिस करते. तो भीमराज सर, मैं आप ओवर टू यू, आप बताइए कि किस तरह से आपने इस आपकी ये पूरे 27 साल की जर्नी एक्सपीरियंस की है. थैंक यू सर. थैंक यू सगळ्यांना, सबको जय जगत, जय भीम और जिंदाबाद. एक तो बेखौफ, ये नाम मुझे बहुत अच्छा लगा. जब मैं हर्षाली मैडम से सुना कि ऐसे ऐसे कलेक्टिव शुरू किए, तो बेखौफ मतलब किसी को भी जो डरेंगे नहीं, निर्भय, और इसकी बहुत जरूरत है. शीतल मैडम जिन्होंने पीएचडी की है, उन्होंने मेरा परिचय किया और उनके साथ मेरी बातचीत भी हुई, और शीतल ताई और हर्षाली ताई दोनों को थैंक यू कि ये संवाद करने का मौका मुझे मिला है. मैं हमेशा ये चाहता हूँ कि महिलाओं के साथ, वंचितों के साथ, युवाओं के साथ जितना संवाद करें, उतना हमारा जो मैसेज है, जो हम काम कर रहे हैं, वो ज्यादा से ज्यादा पहुंचता है और लर्निंग भी होती है. मुझे लगता है युवाओं से सुनना भी बहुत जरूरी है, और वो जितने कान खुले रहेंगे उतना अपना काम भी बहुत आगे उस तरीके से कॉन्टेक्चुअल जाता है. एक बात जरूर मैं कहना चाहूंगा कि पंचायत राज 73rd अमेंडमेंट, इसमें दो जो मुद्दे हैं, सामाजिक न्याय और विकेंद्रित प्रजातंत्र, ये दोनों के लिए मैं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और 73rd अमेंडमेंट, मतलब पहले संविधान जिन्होंने लाया और फिर संशोधन जिन्होंने लाया, वो है राजीव गांधी.
तो ये दोनों ने जो काम किया, मुझे ऐसा लगता है कि आज का हमारा देश जो टिका हुआ है वो संविधान की वजह से देश आज एक है, भारत आज एक है। और मैं सलाम करना चाहता हूँ उस संविधान को, बाबा साहब को। और फिर सामाजिक न्याय के तौर पर और डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन के हिसाब से आप ये समझना चाहते हैं, यही बात मुझे बहुत बढ़िया लगे। तो सवाल ये है कि हम लोग ये देखेंगे कि 27 साल हम लोग जो काम कर रहे हैं, 20 साल महिला राज सत्ता आंदोलन का काम चल रहा है, जहां पर ये सरपंचों का पंचों का नेटवर्क है, एक एसोसिएशन है, एक आवाज है महाराष्ट्र में, एक 6-7 और ऐसे राज्य है जिनको हम लोग मदद कर रहे हैं। लेकिन मुझे बहुत गर्व महसूस होता है कि महिला राज सत्ता आंदोलन ये पूरे देश में जो प्रोसेस शुरू हो रही है महिलाओं की, या सरपंचों की, पंचों की, उनको काफी मदद कर रही है। और हमारी सारी महिलाएं अलग अलग राज्यों में, बांग्लादेश में, कुछ कोई महिलाएं श्रीलंका में, एक महिला अमेरिका में, ऐसे अलग अलग जगह पर जाके अपनी कहानियां सुनाती है, वहाँ पे अपनी स्ट्रैटेजीज बताती है। और इसका बहुत 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 गर्व लगता है। और ऐसी कुल मिलाकर 1000 महिलाएं हैं कि जो हमारा आवाज बनी है महिला राज सत्ता आंदोलन का। और उस तरीके से जो काम शुरू, हर्षाली मैडम हमारे यहाँ पर थी, हर्षाली ताई 1 साल काम किया उन्होंने, और उसके बाद भी लगातार हमारे साथ वो कांटेक्ट में है, संपर्क में है। और मुझे लगता है ये बहुत बड़प्पन है कि जो एक बार सीखते हैं और एक साथ जुटकर काम करते हैं। तो मुझे ये कहने में बिल्कुल गर्व लगता है कि वंचितों को और महिलाओं को जब से पंचायत राज में 74th अमेंडमेंट के बाद आरक्षण दिया गया, तब से पंचायत राज बहुत 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 मजबूत हो चुका है। 27 साल लगे इसको, लेकिन उसके पहले जो पंचायत थी, शीतल मैडम के बचपन में या मेरे बचपन में, वो सारी पंचायतें एक शोषण का केंद्र था। वहीं पर सारी बातें तय होती थी, गांव में क्या होना है, क्या नहीं होना है, किसके ऊपर अन्याय होना है। तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ी बात है कि गांव का पंचायत ही लोगों के लिए खुला हो गया। गांव की ग्राम पंचायत, पंचायत में कोई भी आदमी, कोई भी महिला, कोई भी बच्चा भी जा सकता है, ये फर्क हो रहा है। दूसरी बात ये है कि ये सारा जो प्रोसेस है, हम इसको राजनीति ही कहते हैं। पता नहीं, सोशल वर्क और बाकी सारे फील्ड में जो लोग हैं राजनीति से बहुत दूर भागते हैं, बोलते हैं राजनीति के बारे में, लेकिन व्हाट इज पॉलिटिक्स, राजनीति का मतलब क्या है? और मुझे ऐसा लगता है कि राजनीति का सिंपल मतलब है पोजीशन लेना, टेकिंग अ साइड, बाजू लेना। अभी बाजू हम किसके लेते हैं? कि जो रिसोर्सलेस है, जो पावरलेस है, जो वॉइसलेस है। मुझे लगता है ये बहुत जरूरी है कि हम लोग राजनीति के बारे में सही तरीके से सोचे। नहीं तो राजनीति आज के मायने में जो हम काम कर रहे हैं, एक गॉसिप जैसा वर्ड हो गया है। राजनीति मतलब क्या है? एक 2-3 ग्रुप में कुछ झगड़ा हो गया, अरे वहां पे बहुत पॉलिटिक्स चल रहा है। घर में कुछ हो गया, वहां पे बहुत पॉलिटिक्स चल रहा है। मुझे लगता है राजनीति का ये जो अवमूल्यन है, इसके बारे में मैं आपको हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूँ कि ये इसके बारे में हम जानकारी लेना बहुत जरूरी है। और खास तौर पे जो सोशल वर्क या सोशल चेंज के प्रोसेस में, ये गॉसिप का शब्द नहीं है राजनीति, ये टाइम पास का शब्द बिल्कुल नहीं है, या किसी को कर्ज करने के लिए, किसी को नेगेटिव इमेज बताने के लिए राजनीति नहीं है। तो राजनीति का मुद्दा ये मैं जो मानता हूँ, ये ऑक्सीजन जैसा है। जिस ऑक्सीजन के आप देख रहे हैं, अभी कोरोना का पीरियड भी है, कोरोना में सब लोग वो ऑक्सीमीटर लगा के ऑक्सीजन चेक करते हैं, कम हो गया तो अस्पताल जाओ। मुझे लगता है कि ये राजनीति की समझ जो समाज में कम हो जाती है, वहां पर भी एक अलग तरीके का ये कोरोना आ जाता है। और हमारे समाज को वो कोरोना छोड़ दीजिए, फिजिकल, एक पॉलिटिकल कोरोना ने ग्रास लिया है। वो है क्योंकि बहुत ज्यादा लोग राजनीति के बारे में सही मायने में समझ नहीं पा रहे। तो ये टेकिंग अ साइड, बाजू लेना, पक्ष लेना, एक मुद्दा कौन सा सही है उसके बाजू में खड़ा रहना, मुझे लगता है ये बहुत जरूरी है। मैं शुरुआत में उदय प्रकाश जी की एक कविता है, ये सुनाता हूँ आपको, आपको ध्यान में आएगा, ध्यान में आपको आ रहा है, लेकिन समाज उस तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सोशल वर्क के स्टूडेंट्स के नाते, हम सब युवाओं के नाते पहले हम ये जान ले और फिर लोगों को भी ये ध्यान में लाना चाहिए कि पॉलिटिक्स, पावर, राजनीति इज लाइक ऑक्सीजन।
उसके बगैर ये समाज चल नहीं सकता, ये दुनिया चल नहीं सकती, कोई देश नहीं चल सकता। अगर फिर ये ऐसा है तो फिर उसका मतलब क्या है? तो उदय प्रकाश जी की कविता ये है कि आदमी जब मर जाता है तो वो बोलता नहीं, आदमी जब मर जाता है तो वो सोचता नहीं, आदमी जब मर जाता है तो वो कुछ करता नहीं। तो इसका मतलब है आदमी जब मर जाता है वो कुछ बोलता नहीं, करता नहीं, सोचता नहीं। अब ट्विस्ट देखिए, जब आदमी कुछ बोलता नहीं, जब आदमी कुछ सोचता नहीं, जब आदमी कुछ करता नहीं, तब आदमी मर जाता है। ये जो ट्विस्ट है वो ध्यान में आप रखिए। ये समाज के बारे में भी आप लगा सकते हैं कि जब समाज बोलता नहीं, हाथरस में जो हुआ है ना, उसके बारे में जो माहौल आज बना है, वो माहौल आगे बढ़ना चाहिए। तो समाज जब बोलता नहीं, समाज जब सोचता नहीं, समाज जब कुछ करता नहीं, तो वो समाज भी मर जाता है। और मुझे लगता है मरे हुए समाज के साथ काम करना, जिस समाज को खुद का वॉइस नहीं है, तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उनको वॉइस देना, उनको सोचने पे मजबूर करना, उनको कृति करने पर, काम करने पर, भूमिका लेने पर मजबूर करना। और सबसे बड़ी बात है वो निर्णय लेने के लिए उनको साथ में खड़े होकर चलना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मुझे लगता है कि ये समाज और मैं खुद, हम हर एक नागरिक, क्या ये जिंदा है? ये वायलेंस, ये सारी चीजें आजू बाजू में जो हो रही है, क्या इसके बारे में सुन रहा है? क्या इसके बारे में सोच रहा है? मुझे लगता है अगर नहीं है तो वो राजनीति नहीं समझ पा रहा है। अगर ये बात सही है तो मेरा आपसे एक सवाल है कि राजनीति कौन कर रहा है? तो राजनीति का पूरा हथियार, पावर, सत्ता आज राजकीय जो पार्टी है, पक्ष है, उनके हाथ में है। लेकिन एक सोचने वाली बात है, मैं हमेशा ये सवाल ध्यान में रखता हूँ और आपको भी करना चाहता हूँ कि इस देश के कितने प्रतिशत नागरिक या वोटर कहेंगे कि जो कोई ना कोई पार्टी के मेंबर है। और मेरा ये दावा है कि जब तक हर एक मतदाता कोई ना कोई पार्टी के, जो उनको अच्छी लगती है विचार से, आचार से, जो भी है, किसी ना किसी पार्टी का जब तक मेंबर नहीं बनती, एक भी नागरिक, एक भी वोटर ऐसा नहीं रहना चाहिए कि जो कोई भी पार्टी का वोटर नहीं है। आप सोचिए आपके दोस्तों में, आजू बाजू में, घरों में, कि ठीक है मैं इस पार्टी का मेंबर हूं, तो होता यह है कि वो प्रजातंत्र जो है, वो सामाजिक न्याय की बात है, वो हमारे जरिए उस पार्टी में, उस पक्ष में पहुंचती है। नहीं तो आज पार्टी जो है पूरा मिलाकर अगर आप देखेंगे तो कोई नेतृत्व है उनके अर्ध गिर्द घूम रही है, कोई एमएलए है, एमपी है, उनके अर्ध गिर्द घूम रही है। समाज को छोड़कर ये पार्टियों का काम शुरू है। और इसीलिए मैं ये आपसे सवाल करना चाहता हूँ कि हम जो हिंसा की बात कर रहे हैं, अत्याचार की बात कर रहे हैं, सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, इसमें ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है पॉलिटिक्स, दूसरी है पार्टीज। इसको हम लोग नकार के समाज बदलाव की भूमिका लेकर अगर जाना चाहते हैं, तो मेरा ये महिला राजसत्ता आंदोलन का अनुभव कहता है कि बुनियादी तौर पर कोई परिवर्तन नहीं होगा, बुनियादी तौर पर कोई बदलाव नहीं आएगा अगर हम लोग इसको पूरा साइड में रखते हैं। आप सेवा कितना भी करते रहो, आप दान धर्म कितने भी करते रहो, मुद्दा ये आता है कि बदलाव स्ट्रक्चर में आना चाहिए, बदलाव पावर सेंटर में आना चाहिए, बदलाव पावर रिलेशंस में आना चाहिए। तब तक बदलाव नहीं होगा जब तक इनके बारे में हमारी समझ और हमारा काम उस तरीके से आगे जाएगा। तो ये पहला मुद्दा आप ध्यान में रखिए। मुझे लगता है कि इसी मुद्दे से हम लोग प्रेरित होकर 2000 साल में, उसके पहले काफी काम कर चुका था मैं, सेंट्रल गवर्नमेंट में 10 साल काम किया, लेकिन कुछ मजा नहीं आ रहा था। जब ये पता चला कि 94 में यहाँ पर महिला धोरण, महिला नीति महाराष्ट्र ने पहली बार लाई, उसी के साथ साथ संविधान संशोधन ने महिलाओं को 33% यहाँ पर आरक्षण दिया। और आपको पता है कि बचत समूहों का माहौल उस वक्त पूरे देश में था। बांग्लादेश से ही हम सीखे आए थे कि बचत समूह होंगे, महिलाओं का आर्थिक सत्ता का विवरण अगर बढ़ेगा तो ये काम अच्छी तरीके से होगा
और ये हमारे लिए प्लेटफॉर्म बना कि आप अगर खेती जानते हैं तो खेती करने के लिए जमीन तैयार करनी पड़ती है। तो ये बचत समूह के जरिए हमें एक जमीन तैयार मिली। हर एक गांव में जैसा मंदिर होता है, एक चावड़ी होती है, पंचायत होती है, उसी तरीके से आपको बचत समूह आज भी मिलेंगे और तब से वो शुरू हुए थे। और उनमें से जो लीडर्स तैयार हो चुके थे, मुझे लगता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये सारे महिलाएं, सारे नेतृत्व को केवल लोन लेना है, बचत करना है, लोन लेना है, बचत करना है, इसके अलावा एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म चाहिए था, क्योंकि उनके अध्यक्ष, उनके सचिव, उनके ट्रेजरर, ये सारे लोग गांव के उस प्रोसेस से महिलाएं तैयार हो चुकी थी, नेतृत्व करने के लिए राजी थी, लेकिन प्लेटफॉर्म कहाँ था? बचत समूह में वो तो स्कोप था नहीं। और इसीलिए हम लोगों ने ये तय किया 2000 में चंद्रपुर में साईगाटा में हमारा एक अधिवेशन हुआ, इसमें 2000 महिलाओं को बुलाया गया और ये सारे महिलाओं ने 3 दिन बैठकर ये तय किया कि हमें राज सत्ता में जाना है। तो बचत सत्ता से राज सत्ता, वोट हमारा राज हमारा, ये कैंपेन की जो शुरुआत है, ये महिलाओं के इस घोषणा से चंद्रपुर साईगाटा नाम का गांव है कि जिस गांव ने पूरा वहां का जो जंगल था महिलाओं ने अपने अधिकार में लिया और उसी से अपना गांव का विकास किया। इसलिए हम लोग सारे यहाँ से भागकर साईगाटा में गए थे। बहुत कॉर्नर में है, दूर है वो गांव, लेकिन फिर भी वहां पर गए, उन महिलाओं के साथ बातचीत किया और ये असल में देखा कि महिलाएं क्या कर सकती है और फिर राज सत्ता में जाना ऐसा जरूरी है। तो मुझे लगता है यही शुरुआत हमारी वहां पर हुई। और आज देखेंगे आप तो कोरोना के पीरियड में मुझे बहुत खुशी हो रही है आपको ये बोलते हुए कि 7 देशों की, कंट्रीज की, नेशन की जो वहां की जो महिलाएं सत्ता में है, कोई प्राइम मिनिस्टर है, कोई अलग अलग नाम वहां पर है, कोई अध्यक्ष है, वहां की महिलाओं ने सबसे पहले कोरोना कंट्रोल में लाया। ये बहुत अच्छी बात है। उन्हीं में से न्यूजीलैंड की जो पंतप्रधान है जेसिंदा आर्डर्न, मुझे लगता है वो भी फिर से चुनकर आई, लेकिन उन्होंने 2 बातें जो कही बहुत इंपॉर्टेंट है। उनका कहना है कि मेरा विद्रोह जो है वो राजनीति मतलब मेरा विकास, राजनीति मतलब मैं, राजनीति मतलब मेरे परिवार का विकास, इससे मैं विद्रोह करती हूँ। राजनीति मतलब ये जो समाज के दिमाग में घूम रही है कि राजनीति इक्वल टू मैं, इससे मैं विद्रोह करती हूँ। ये पहली बात। दूसरी बात उन्होंने कही है कि प्रजातंत्र का मतलब गुटबाजी करना, अपने अपने लोगों का भला करना और बाकी समाज को छोड़ देना, इससे भी मैं विरोध में हूँ। और तीसरी बात उन्होंने कही थी कि राजनीति मतलब है ताकत और करुणा दोनों का मिश्रण, स्ट्रांग रहना और काइंड रहना, ये दोनों जब एक साथ आता है तब सही में राजनीति, और राजनीति का मतलब जो है वो लोगों के लिए, आम लोगों के लिए, सबसे आखिरी जो व्यक्ति है उस समाज में, उसके लिए राजनीति होती है। मुझे लगता है ये 2020 में ये प्राइम मिनिस्टर न्यूजीलैंड की ये कहती है और ये उनका नाम जेसिंदा है, ये बहुत बड़ी बात है। 42 साल की ये महिला अपने देश को किस तरीके से आज चला रही है, ये देखना बहुत जरूरी है। हम लोगों ने मिलकर एक कोशिश की थी इसके पहले कि ये सारे महिलाओं ने क्या क्या काम किया, उसका भी एक मैगजीन निकाला है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर और अपने यहाँ पर भी महिलाएं जो राजनीति में आई और उससे जो ताकत मिली है समाज को, गांव को, पंचायत राज को, ये हमारा ऑक्सीजन है, ये हमारी राजनीति है। और ये हमारे राजनीति का महिलाओं ने तैयार किया हुआ यह आंदोलन जो है, ये हमें काम करने पे, हमें भागने पे, ऊर्जा देने में बहुत मदद कर रही है। इसमें बहुत सारी सैकड़ों महिलाएं काम कर रही है, अपने अपने गांव में काम कर रही है। तो एक स्पिरिट ऑफ वॉलंटियरिज्म उसमें है, क्योंकि इसमें एक सिंगल बात यह है कि एक महिला को आप अगर पूरी तरीके से जानकारी देंगे तो पूरे गांव का वो नक्शा पलट सकती है। ये आज तक हमारा 10,000 गांव का अनुभव है। अलग अलग गांव में हमने कोशिश की, 1.5 लाख महिलाओं को आज तक प्रशिक्षण दिया, ट्रेनिंग दिया और उसका फायदा उन लोगों ने उठाया है। थोड़ा और विश्लेषण में जाते हैं तो ये जो 3 बातें हैं, 3 बातें मैंने कही, पॉलिटिक्स, पार्टी और महिलाओं का पॉलिटिक्स। तो आज की स्थिति में क्या है, पार्लियामेंट में अगर आप जाएंगे तो अपने यहाँ पर केवल 14% महिलाएं पार्लियामेंट में है। ये क्यों? 27 साल हो गए, नीचे से ऊपर तक महिलाएं क्यों नहीं जा पा रही हैं? मेरे सामने आज 7 महिलाएं ऐसी हमारे प्रोसेस में है
कि जो पार्लियामेंट में जा सकती है, 23 महिलाएं ऐसी हैं कि जो एमएलए बन सकती है, लेकिन इनको जो स्पेस मिलना है वही राजनीति है जो हम आज समझने की थोड़ी कोशिश करते हैं और आपकी भी सहायता चाहते हैं कि आप जहां पर भी हो इस पर ध्यान देंगे तो बदलाव की प्रोसेस बहुत जलद गति से होती है। ये हमारा अनुभव है, इसलिए ये बात है। अभी रवांडा है, वहां पे 68% महिलाएं हैं और रवांडा का अगर आप वेबसाइट पे जाएंगे तो देखेंगे वहां भी प्रोग्रेस जो हो रही है, वहां का जेंडर सेंसिटिवनेस जो है, क्या रवांडा कहां पर था और आज रवांडा कहां पर है, जहां पर 68% महिलाएं आज राजनीति में है, सत्ता में है। दूसरी बात है कि चाइल्ड एंड जेंडर फ्रेंडली पार्लियामेंट कहां कहां पर है, तो केवल न्यूजीलैंड में है और कहीं पर भी वो नहीं है। इंडिया का रैंक कहां पर आता है, 195 कंट्रीज में हम 102 नंबर पर है, 102। वुमेन इन पॉलिटिक्स, वुमेन इन गवर्नेंस के मामले में, महिलाएं राजनीति में आने के मामले में हमारा नंबर 100 से भी आगे है, बहुत पीछे हम लोग। तो इस पे काम करने की बहुत जरूरत है और इसीलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम लोग जो काम करेंगे 73rd 74th अमेंडमेंट के बारे में, ये काम करते वक्त केवल राजनीति के उनको लेसन सिखाएंगे। 73rd अमेंडमेंट क्या, इससे नहीं चलता है। आरक्षण मिल गया, लेकिन आरक्षण के साथ साथ आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि राजनैतिक निर्णय और सामाजिक निर्णय, ये दोनों जब एक साथ आते हैं तब बदलाव होता है। तो राजनीतिक निर्णय तो ये हो गया कि सारे महिला हो, पुरुष हो, एलजीबीटी हो, कोई भी इस तरीके के नागरिक हो, उन सबको समान अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन नहीं मिल रहा है। अस्पृश्यता पूरी खत्म होनी चाहिए, कानून हो गया, नहीं मिल रहा है। बाल विवाह खत्म होना चाहिए, कानून हो गया, खत्म नहीं हो रहा है। दहेज नहीं लेना चाहिए, कानून बढ़िया हो गया, दहेज शुरू है। तो मेरा कहना है कि कानून से कुछ हद तक फर्क पड़ता है, लेकिन आरक्षण मिल गया, लेकिन सोशल सपोर्ट आरक्षण को नहीं मिला है। और इसीलिए महिलाओं को राजनीति में आने के बाद पहली लड़ाई जो शुरू हुई वो खुद से शुरू हुई कि मैं ये कर सकती हूँ क्या। वो जो एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, न्यूनगंड है, वहां से शुरुआत होती है कि मैं इस लायक नहीं हूँ। तो वहां से उनको इसमें लाना कि आप लायक भी नहीं, आप गांव चला, आप जो महिला परिवार चला सकती है वो गांव चला सकती है, देश चला सकती है, ये विश्वास लाना पहली बात है। दूसरी बात है कि हमारा परिवार जो है ना, सबसे ज्यादा प्रजातंत्र छोड़कर जी रहा है। प्रजातंत्र छोड़कर उनका सब कारोबार चल रहा है। आप पंचायत की बात छोड़ दीजिए, परिवार की बात, वहां पे हुकुमशाह और हिटलर शाही ही ज्यादातर आज भी है। पढ़ा लिखा परिवार में अलग होगी कोई, वो बात नहीं है, लेकिन हमारा ढांचा ही ऐसा बना है, स्ट्रक्चर ही ऐसा बना है कि हमारे परिवार में बहुत प्यार से हुकुमशाही का स्ट्रक्चर प्रदान किया गया है। और वहीं से शुरुआत होती है ये राजनीति की कि महिला काम कर सकती है कि नहीं कर सकती है। इसलिए मुझे लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब राजनीति की बात करते हैं तो हमें पुरुष प्रधानता की बात करनी पड़ेगी, जाति प्रधानता की बात, ये सारे प्रेशर्स बहुत समाज के अंदर अंदर जा चुके हैं। तो हम लोग एक कोर्स चलाते हैं पप्पू जाधव करके, मतलब पक्षों का पार्टी का वर्चस्व, पू मतलब पुरुषी वर्चस्व, जा मतलब जाति वर्चस्व, ध मतलब धर्म वर्चस्व और व मतलब वर्ग वर्चस्व, क्लास का वर्चस्व। ये 5 चीजें एक साथ आके महिलाओं को रोकती है और वो अलग अलग रूप में आती है और वो उनको कहती है कि नहीं आप घर पे रहो, चूल्हा ही संभालो, बच्चों को ही संभालो। मुझे लगता है ये 5 चीजों का विश्लेषण किए बगैर आप महिलाओं को राजनीति में लाने के लिए जिस दृष्टि से राजनीति में लाना चाहते वो नहीं हो सकता। इसलिए हमें समझना जरूरी है, आप हो, मैं हूं, कोई भी यहाँ पर जो बैठा है ना, उन सब पे ये सारे प्रेशर है पप्पू यादव के। ये सारे वर्चस्व हमारे घर में, हमारे समाज में, जाति में, गांव में, जहां पर आप रहते हैं वहां पर विजिबली इनविजिबली काम करते हैं। ये अगर हमारे ऊपर है तो जो महिला राजनीति में आना चाहती है उसके ऊपर कितने होंगे। तो ये बहुत जरूरी है समझना कि ये सारी बातें हम लोग राजनीति समझने के लिए, महिलाओं की राजनीति समझने के लिए ये करना बहुत जरूरी है, समझना जरूरी है। तो इसमें महिलाएं राजनीति में आने के बाद क्या हुआ, वो जादूगरनी नहीं है, लेकिन
ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने संविधान के जो मूल्य है ना अपने पंचायत में पहुंचा है। आप कहीं पर भी पंचायत में जाइए, पहला जो पंचायत था और आज का पंचायत जो है, आप जरूर देखिए क्या फर्क है। मुझे लगता है ये डेफिनेटली हुआ है। दूसरी बात है, इश्यूज जो उन्होंने चुना है वो इश्यूज केवल 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 डेवलपमेंटल इश्यूज नहीं है। आपको पता है गांव में सारा कैसा कारोबार चलता है, तो जहाँ पे सीमेंट रेती जहां जहां पैसे खाने के मामले हैं वहां पे वो हार्ड इश्यूज लिए जाते हैं। महिलाओं ने पूरे सॉफ्ट इश्यूज लिए, हेल्थ का इश्यू लिया, शिक्षा का इश्यू लिया, और ये लेकर वो दारू का इश्यू लिया, इस पर काम कर रही है। मुझे लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि समाज को अंदर से बदलना है कि ऊपर ऊपर दिखावा करना है विकास का। हमने क्या किया, तो गांव में एक बहुत बड़ा मंदिर बांध दिया। हमने क्या किया, तो ग्राम पंचायत एकदम 5 स्टार कर ली। हमने क्या किया, तो अंदर का जो फर्नीचर है ग्राम पंचायत का वो एकदम होटल जैसा या क्या आपके मॉल है, मॉल जैसे बना दिया। ये ऊपरी विकास है। महिलाओं ने ये डेफिनेटली सोचा है कि विकास होना है तो अंदर से होना चाहिए, इसलिए उन्होंने एजुकेशन का इश्यू, आरोग्य का इश्यू, ऐसे इश्यू को जो अंदर को समाज को मजबूत बनाते हैं। मुझे लगता है ये फर्क है। और तीसरी बात है कि उन्होंने लोग, गरीब, पुअर, इसको सबसे पहले एजेंडे पे लिया। ये इसलिए हम लोग ये नहीं, ये जो महिलाएं काम करें इनको वीआईपी कहते हैं। वीआईपी का मतलब है जो वैल्यूज समझ के पंचायत में काम कर रही है, इश्यूज ध्यान में रखकर आगे जा रही है, और पी यानी पीपल सेंटर्ड काम कर रही है। तो वैल्यू फोकस्ड, इश्यू सेंटर्ड और पीपल, लोगों को साथ में जो लेके जा रही है, ये वीआईपी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे समाज के लिए जरूरी है, पार्लियामेंट के लिए जरूरी है। ये हम लोग गांव से तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं और ये महिलाएं उस तरीके से काम आगे लेके जा रही है। मुझे लगता है ये बात बहुत जरूरी है समझना कि आगे का बदलाव जो है अगर आना है तो उनके चैलेंजेस आज के क्या है। मेरा एक बिल्कुल मानना है कि फिजिकल वायलेंस इज नॉट द ओनली वायलेंस, साइकोलॉजिकल वायलेंस आल्सो इज नॉट द ओनली वायलेंस। केवल शारीरिक हिंसा या मानसिक हिंसा ही केवल हिंसा नहीं है। महिलाओं को जो रोल दिया है, जो निर्णय का अधिकार दिया है, वो अधिकार उनसे छीन लेना, ये भी अत्याचार है, ये भी अनाचार है, दुराचार है, हिंसा है। ये कैसे होता है, तो ये आरक्षण आने के बाद महाराष्ट्र ने महिलाओं ने काफी कोशिश की। 33% आरक्षण था, अभी 50% गया। बहुत मोर्चे निकाले हम लोगों ने, लेकिन ये सब होने के बाद 22 राज्यों ने अभी 50% आरक्षण किया है। मुझे लगता है कि महाराष्ट्र, बिहार, इन लोगों ने शुरुआत की और इस तरीके से आरक्षण बढ़ गया। अभी आधी महिलाएं, 14,000 पंचायतों में महिलाएं सरपंच है, 1.25 लाख महिलाएं पंच सरपंच बनी है। फिर भी ये काम करते वक्त आज भी सबसे बड़ा सवाल आप सुनते होंगे या आप भी ये सोचते होंगे कि सब जगह पे मुखिया पति है, सरपंच पति है। ये राष्ट्रीय समस्या करके सामने लोग बोलते हैं। मेरा मानना है कि ये मुखिया पति कैसे बनते हैं, ये समांतर सत्ता केंद्र कहाँ से आए हैं, और ये समांतर सत्ता केंद्र अपने घर में सत्ता रखने के लिए अगर सामने आ रहे तो क्या हिंसा नहीं है। मुझे लगता है कि औरत को, महिलाओं को ये डेफिनेटली समझ में आता है कि मुझे जन्म भर जिस परिवार में रहना है और 5 साल के लिए पंचायत में जाना है, तो ये डेफिनेटली समझती है कि पूरा जन्म का मैं सोचूं या 5 साल का सोचूं। तो वहां पर इस सारे कसकर सिकंजे जो है आ जाते हैं कि पति कर रहे हैं, ठीक है, ये उनका दोष नहीं है। मेरा कहना है कि हमारे पारिवारिक सिस्टम का, स्ट्रक्चर का ये दोष है, ये ध्यान में रखना चाहिए। हम लोग कोशिशें कर रहे हैं आज के जमाने में, आज के 2020 में ये बहुत कम होते जा रहा है। यंग लड़कियां सरपंच बन रही है, पढ़ी लिखी लड़कियां सरपंच बन रही है, एज ग्रुप नीचे आ रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। और ये महिलाएं, ये लड़कियां, मैं उदाहरण देने लगूंगा तो मैं उसी में ज्यादा समय जाएगा, लेकिन ये पहली बात है कि सरपंच पति का जो शिकंजा है वो कम होते जा रहा है, और उसमें हमारे जैसे आंदोलन का हिस्सा होगा, लेकिन महिलाएं अपने अपने परिवार में भी प्रजातंत्र का काम कर रही है और पंचायत में भी प्रजातंत्र का काम लाने का कोशिश कर रही है। ये बहुत ही। दूसरी बात आती है कि उनको ना जानकारी ना देकर, खास तौर पे बजट का, प्लानिंग का,
उस पे फोकस करते हैं कि वो आपको जानकारी नहीं है, आप पर भ्रष्टाचार के आरोप लग जाएंगे। ये दूसरा फोबिया है, बजट फोबिया, जो महिलाओं को डराने का काम वो लोग करते हैं, और वो डराने की वजह से ज्यादा महिलाएं अपने अपनी दिशा में जो काम करना है उसमें अटक जाती है। तीसरी बात है कैरेक्टर एसोसिएशन। महिलाएं खुद के चारित्र को इतना महत्व दे रही है कि मैं हमेशा ये कहता हूँ, पुरुषों का चारित्र नहीं है क्या? उनका भी चारित्र है, लेकिन महिलाएं खुद का चारित्र, उनके ऊपर ये संस्कार दिए गए कि आपका चारित्र सबसे इंपॉर्टेंट है। मेरा कहना है कि कैरेक्टर एसोसिएशन एज अ टूल यूज करना ये भी बहुत बड़ी हिंसा है, इस पे काम करना चाहिए। फिर है डिवोल्यूशन ऑफ पावर, सत्ता ही नीचे जाने देते नहीं है, सत्ता महिला तक पहुंचने ही देते नहीं है, ये भी एक अत्याचार का मामला है। और पावर है लेकिन उन तक पहुंचने ना देना, ये जो काम है ये अत्याचारी है। और फिर बात आती है इलेक्शन। आपको पता होगा गांव में आज चुनाव यानी बनाव ऐसा लोग बोलते हैं, चुनाव को पॉजिटिवली कंस्ट्रक्टिवली नहीं देखते हैं, क्योंकि चुनाव में जो सारी बातें होती है वही बात गांव चलाने के लिए आगे की सत्ता जिस तरीके से चलती है उसका एक बेस तैयार होता है जो बहुत गलत पैमाने पे जाता है। मुझे लगता है आज के चुनाव में रिफॉर्म लाना ये भी बहुत बड़ा काम है। और आखिर का मुद्दा है ग्राम सेवक राज। गांव में जो फंक्शनरीज है उनका राज जो वहां पर है वो मिटाना, और महिलाओं का राज, दलितों का राज, वंचितों का राज वहां पर आना, इस प्रोसेस में हम लोग हैं। तो मुझे लगता है ये आप ध्यान में रखना है। ABCDEF ये चैलेंजेस है जो बहुत वर्केबल मुद्दों से हमारे पास आए। ए मतलब अल्टरनेटिव पावर सेंटर्स, बी मतलब बजट फोबिया, सी मतलब कैरेक्टर असैसिनेशन, डी मतलब डिवोल्यूशन ऑफ पावर रोक दो, ई मतलब इलेक्शन का जो माहौल है, और एफ मतलब जो फंक्शनरीज वहां पे है, जो ब्यूरोक्रेसी है, ये महिलाओं को उस तरीके से समझ नहीं पा रही है। और मुझे लगता है इस पर काम करना बहुत जरूरी है। इसलिए हम लोग जो काम करने की कोशिश कर, इसमें अभी बहुत सारे केसेस हमारे पास आती है, महिलाओं के ऊपर हमला हो गया, महिलाओं को मिर्च फूट डाल के आंख में ये किया, ये सारी केसेस आ रही है। और सबसे ज्यादा केसेस आती है नो कॉन्फिडेंस मोशन की, मतलब कोई भी महिला कॉन्फिडेंट है तो उसके ऊपर नो कॉन्फिडेंस मोशन सबसे पहले आता है। ये एक इश्यू है। दूसरा इश्यू है जब से महिलाएं आरक्षण में आई है तब से 5 साल का जो उनका टर्म होता है उसका बंटवारा हो चुका है। कहीं पर 2.5 साल है, कहीं पे 3 साल 2 साल है, कहीं पर एक साल, 5 साल 5 महिला सरपंच। क्योंकि पुरुषों को ऐसे लगता है कि महिलाएं कुछ करने वाली नहीं है, तो चलो 5 लोगों में बांट दें ताकि झगड़े ना हो। ये आज भी चल रहा है, महाराष्ट्र में भी चल रहा है, इसको हम चैलेंज कर रहे हैं। मुझे लगता है ये भी मुद्दा है। और 2 मुद्दे बोलकर मैं यहाँ पे रुकूंगा और फिर आप सवाल कीजिए, और जो भी सवाल करना है कीजिए, कोई मुझसे, मेरी भी शिक्षा बढ़ेगी, मेरी भी लर्निंग बढ़ेगी। 2 मुद्दे आप 20 साल के बाद मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। ये चैलेंज हमारे सामने बहुत बड़ा है। एक है कि महिलाएं राजनीति में आने के बाद यू टर्न होके फिर से परिवार में जा रही है, और जो स्ट्रांग महिलाएं हैं, एम्पावर्ड महिलाएं, उनमें ये ज्यादा हो रहा है। ये बहुत 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 बुरी बात है कि महिलाएं राजनीति में आने के बाद 5 साल काम बहुत बढ़िया करती है, लेकिन उसके बाद परिवार और समाज इस तरीके से प्रेशर तक तैयार करता है कि वो फिर से अपने परिवार में यू टर्न लेके घुस जाती है। और दूसरा मुद्दा सीरियस है कि जो महिलाएं राजनीति में आती है, जैसे पुरुष वर्ग अपने करियर, पॉलिटिकल करियर के बारे में सोचता है, चलो आज मैं मेंबर बन गया, कल सरपंच बनूंगा, फिर पंचायत समिति में जाऊंगा, फिर ZP में जाऊंगा, फिर आमदार बनूंगा, खासदार बनूंगा, MP बनूंगा, और कोई PM भी बनेंगे। तो मुझे लगता है कि ये सोच जो है ये महिलाओं को प्रोफेशनल पॉलिटिक्स में नहीं जाने दे रही है। और उसका एक कारण आज हमें लगता है कि ग्राम पंचायत में आज ये पार्टी स्ट्रक्चर नहीं है, पार्टी सिंबल नहीं है, लेकिन ऊपर आप जब शुरू करेंगे तब से पार्टी सिंबल शुरू हो जाता है पंचायत समिति के ऊपर। तो ये एक मुद्दा हम लोग लेके जा रहे हैं कि आप स्थानिक स्वराज्य संस्था में कहीं पर भी पार्टी मत रखिए, ताकि महिलाएं थोड़ी आगे बढ़ सकती है। तो मेरा मानना यह है, मैं 20 साल से पूरी इस प्रोसेस में हूँ, बहुत सारी महिलाएं जिनसे मैं सीखा हूँ, लेकिन एक बात जरूर मैं कहना चाहूंगा कि राजनीति में जो काम ये महिलाएं कर रही है, इससे हमें जो सीख मिल रही है, ऐसे लगता है कि इसी से परिवर्तन होने वाला है, जिसमें वंचित, युवा, बाकी जो
मेहनत करने वाले श्रमिक, ये सब अगर एक साथ आएंगे तो ये बदलाव की निश्चित दिशा हमें मिल रही है, ये विश्वास है। तो मैं बहुत सारी बातें कहते रहूंगा, लेकिन मेरा कहना है कि ये जो सारांश है ये आपके सामने मैंने रखा है कि यहाँ पर जो हिंसा होती है उसके ऊपर हम लोग क्राइसिस स्क्वाड का काम चल रहा है, फैक्ट फाइंडिंग का काम चल रहा है, महिलाएं वहां पर जाके पुलिस स्टेशन में धरना देती है, महिलाएं जाकर हमारे बहुत सारे प्रोग्राम ऐसे है कि ग्राम पंचायत दर्शन, पुलिस स्टेशन दर्शन, कलेक्टर कचहरी दर्शन, तो इससे महिलाओं का संगठन बहुत मजबूत हो जाता है। तो मुझे लगता है ये सारी चीजें जो है ना, आरक्षण, प्रशिक्षण, संगठन, समर्थन और उनका राजनीतिक संवर्धन, इस प्रोसेस से महिला राष्ट्रीय आंदोलन काम कर रहा है। और ये सारी बातें जो हो रही है, ऐसे आप देखते होंगे कि कोई भी पर्वत चढ़ना है तो बीच तक जरा हम लोग गति से जाते हैं, लेकिन बीच में जाने के बाद थोड़ी थकावट आती है, क्योंकि उसके बाद वाली चढ़न बहुत स्ट्रांग है। और हम लोग ऐसी स्थिति में है कि 20 साल हमारे हो गए, आगे की चढ़न हम जरूर चढ़ेंगे, लेकिन ये थकान के साथ अगर बहुत सारे लोग जोड़ेंगे तो हमारी थकान भाग जाएगी। इसलिए हम लोग बहुत अलायंस बिल्डिंग का काम अभी कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ कैसे आए, क्योंकि परिवर्तन का काम जो है ना, एक व्यक्ति एक आंदोलन नहीं कर सकता, उसमें समग्रता चाहिए। और ये समग्रता का मैं आह्वान करता हूँ और मैं यहीं पे रुकता हूँ कि आगे जो भी सवाल होंगे आप जरूर पूछ सकते हैं। और हमारा जो सपना है कि जिसका वोट है उसी का राज आना चाहिए। पंचायत राज से हमारी शुरुआत है, लेकिन ये सारे सत्ताओं में महिलाओं का वंचित समाज की भागीदारी बहुत जरूरी है। तो वोट हमारा, राज हमारा, ये लॉन्ग टर्म का जो परिवर्तन का सपना है, इसमें आप भी जुड़ जाइए। धन्यवाद। थैंक यू सर। मैं तो अपना रिसर्च रिफ्लेक्ट कर रही थी जब आप बात कर रहे थे, और दो तीन चीजें मुझे बहुत लग रहा है कि बहुत डिस्कशन की जरूरत है। जब हाथरस होने के बाद हम जो एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं, हॉस्टिलिटी की बात कर रहे हैं, और हर जगह पे हॉस्टाइल किया जा रहा है, सरकार की तरफ से बहुत सारा प्रेशर आ रहा है। मुझे ये समझना है कि हम जब अगर वायलेंस की बात करते हैं पॉलिटिकल प्रोसेस में, और बाबा साहब जैसे कहते हैं कि कोई भी डेवलपमेंट विदाउट पॉलिटिकल नहीं होती है, और आपने जैसे बोला कि हम पॉलिटिकल को छोड़ के नहीं सोच सकते। जैसे हम हमेशा कहते हैं कि तुम्हारे घर में जो प्यास आता है वो भी एक पॉलिटिक्स है, तो आप कभी एपॉलिटिकल नहीं होते हो। मुझे ये समझना है कि अगर पावर रिलेशनशिप की जब बात करते हैं, तो एक दलित वंचित बहुजन औरत और अपर कास्ट और अपर क्लास और डोमिनेंट मैन की जब पावर है, उसमें जो डायलेमा रहा है पंचायत राज में, वो किस तरह से दिखाई देता है, और उसके क्या क्या पैटर्न्स आप देखते हैं, और उसमें से कैसे औरतें अपने आप को सपोर्ट सिस्टम में लाती है, वो ऐसे बाहर निकलती है, क्योंकि काफी सारे औरतें उसी में फंस जाती है और ट्वीट कर देती है कि बोलती कि हमें अभी सरपंच पद नहीं चाहिए और हमें नहीं काम करना है, और इतना दबाव, फिर उसके फैमिली पे दबाव आ जाता है। कभी कभी ऐसा ही देखा जाता है कि फैमिली को यूज किया जाता है वेपन की तरह, कि आप अपनी पत्नी को समझाइए, भाई ज्यादा बात करती है, ज्यादा सवाल करती है। तो आप इस ऐसे मुद्दों को किस तरह से डील करते हैं एक महिला राष्ट्रीय आंदोलन के अंदर? इसमें दो तरीके हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। जो हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर कि पप्पू यादव की बात कर रहे हैं, वो हर एक घर में, समाज में व्यक्ति को वो फाइट करना पड़ता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि गांव का जो कास्ट और क्लास स्ट्रक्चर है, इसका सही तरीके से जानकारी लेना बहुत बहुत जरूरी है। और आपका जो संगठन है, वो संगठन भी, उसमें सारे लोग अलग अलग जाति से, धर्म से, सब लोग उसमें होना बहुत जरूरी। प्रतिनिधि जो लोगों के सामने जाते हैं, आपका संगठन भी एक देश है, आपका संगठन भी एक ये प्रतिनिधित्व करता है, तो आपके स्पोक्स पर्सन हो, जो सारे लोग हैं, वो प्रतिनिधित्व उस तरीके से होना बहुत जरूरी है। तो संगठन का जो समाज का जो रूप है, वो संगठन का रूप किस तरीके से सबको भिड़ सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, ये होना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, गांव के स्तर का जो हमारा ये संगठन बनता है, तो उसमें मराठी में हम लोग आम्ही सख्या नाही पण पक्क्या बहिणी, ये स्लोगन महिलाओं ने चुनकर निकाला है कि गांव में जो महिलाओं के सवाल है, वो महिलाओं के सवालों के ऊपर आप सारे गांव के अलग अलग जाति के सवाल देखिए। ये मराठा महिला है, दलित महिला है, ओबीसी महिला है, इन सारे सवालों का जब एक साथ आप स्टडी करते हैं,
तो उनमें कुछ चीजें इतनी कॉमन निकलती है कि हम सब मिलकर गांव की महिलाएं जब तक महिलाओं की राजनीति नहीं करते तब तक उससे बाहर नहीं आ सकती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि जिसको हम लोग हॉरिजॉन्टल लर्निंग, मतलब ये जैसी बात आई कि सख्या नहीं पण पक्क्या बहने, की हम सगी बहनें नहीं है लेकिन हम पक्की बहनें हैं, और हम महिलाओं के सवालों के ऊपर पंचायत के साथ पंचायत के अधिकार इस्तेमाल करके आगे जाना चाहते हैं। तो ये बहुत जरूरी है ये दोनों का मिलाप करना। और फिर मैं क्या सीख सकता हूँ अश्विनी मैडम से, अश्विनी मैडम मुझसे क्या सीख सकती है, तो ये एक हॉरिजॉन्टल पीयर लर्निंग के प्लेटफॉर्म्स हम लोगों ने तैयार किए और ये बहुत यूजफुल रहे, क्योंकि जैसे हमारा एक बॉस कोर्स चलता है, बजट ऑर्डर सर्विसेज और स्कीम्स, इसमें सारी महिलाएं पंचायत में एक साथ आती है, उनमें से एक ट्रेनर होता है, हर 1 महीना 2 महीने के बाद उनको पेपर जाता है और सब मिलकर एक साथ पढ़ाई करती है और वहां पर ये चर्चा करती है कि हमारे सामने कौन कौन से चैलेंजेस है, इसके बारे में हम क्या, उसमें कन्फ्लिक्ट की बातें होती है, दुख की बातें होती है, सुख की बातें होती है, लेकिन ये बहुत जरूरी है कि महिलाओं के सवाल कौन से है और उसमें हम सब मिलकर वो एजेंडा ग्राम सभा में, महिला सभा में, पंचायत में कैसे ला सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जेंडर का मुद्दा जो है वो वहां पर सबको एक साथ आने में मदद करता है। दूसरा एक मैक्रो लेवल पे हम लोग प्रोसेस चलाते हैं, वो है सर्वपक्षीय महिला संवाद गठ, जिसमें कि सारी अलग अलग पार्टीज की महिलाएं हैं। आप देखेंगे हर एक पार्टी की विंग है अलग, महिला आघाड़ी है, महिला फ्रंट है, और जब सब एक साथ आते हैं तब उनका जो हाल मैंने नीचे बताया ना वही हाल ऊपर भी है। तो ये सर्वपक्षीय महिला संवाद गठ एक साथ जब आता है तो उनको ये कहा जाता है कि पार्टी की बात आप रखो ही, लेकिन पार्टी के ऊपर कौन कौन से सवाल हैं कि जो सारे पार्टीज में पूछने चाहिए। आज इंटरनल कंप्लेंट कमेटी कोई पार्टी में नहीं है, किसी भी पार्टी की वुमेन्स पॉलिसी नहीं है। वंचित बहुजन आघाड़ी ने एक इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बनाई है, लेकिन सारे पार्टियों ने ये होना चाहिए। अपनी वुमेन्स पॉलिसी क्यों नहीं है, क्यों लोग रुके हैं कि ऊपर से आरक्षण आना चाहिए, 33% आरक्षण वो खुद क्यों नहीं दे पा रहे अब इसके लिए एमएलसी के लिए, एमएलए के लिए, एमपी के लिए। तो मुझे लगता है ये इंटरनल एडवोकेसी की बात जो है ना, हमें आज तक तो सपोर्ट काफी मिला है। ये संवाद गठ एक साथ बैठता है, क्या सवाल कर रहे हैं अपने अपने पार्टी में, और आपको ये बताना बहुत जरूरी है कि ये सारी वुमेन्स विंग की जो अध्यक्षा है, उनकी जो पदाधिकारी है, वो महिला राज सत्ता आंदोलन को बहुत चाहती है, बहुत साथ में रहती है। और कोशिश हमने ये भी की है कि ये तीसरा सोल्यूशन हमने निकालने की कोशिश की है कि सर्वपक्षीय विचार क्या है, पक्ष पार्टी जो है उसके बारे में पूरी जानकारी महिलाओं को देना, और फिर आपको जो लगता है अच्छी पार्टी वहां पर आप जाइए। तो मुझे लगता है ये पार्टियों के बारे में बहुत सारी गलतफहमियां जो है वो दूर करने की बहुत जरूरत है। दूसरी बात ये है कि अपने अपने गांव में, तहसील में, वहां पे कौन सी पार्टी नजदीक है उनका अध्ययन तो शुरू करो और बाद में तय करो। ये पक्ष परिचय मेळावे आम्ही जे घेतले, पक्ष परिचय मेळावा कन्वेंशन, वहां पर ये सारी बताई जाती है कि ये कौन सी पार्टी, कब जन्म हुआ, नेता कौन है, उनके डिसएडवांटेजेस क्या है, ये बहुत जरूरी है। इसलिए एक बाजू में वुमेन्स फ्रंट को सामने लाना, गांव स्तर पर महिलाओं को उसमें जाकर सवाल पूछने को तैयार करना, और सारी गांव के महिलाओं के स्तर पर हम लोग कोशिशें करते हैं कि आम्ही सख्या नहीं पण पक्क्या बहिणी, पीयर लर्निंग किस तरीके से हो सकता है। और ये सारी बातें, सारे स्ट्रेटेजीज महिलाओं ने अपने अपने लेवल पर ही ढूंढ निकाली है और फिर उसको एक आकार के रूप में हम लोगों ने सामने लाया है। तो मुझे लगता है ये सारी चीजें फाइनल आंसर नहीं है, लेकिन ये शुरुआत है। क्राइसिस स्क्वाड हमारे जो होते हैं पंचायत लेवल पर, वो क्राइसिस स्क्वाड में केवल एक जाति के, एक समूह के लोग नहीं होते हैं, सब मिलकर वहां पे जाना चाहिए, सब मिलकर वो काम करना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग धर्मनिरपेक्षता हो, जाति निरपेक्षता हो, वो केवल बात में, भाषण में ना हो, प्रोसेस में भी कैसे आए, व्यवहार में कैसे आए, इसका आप उदाहरण बनने की कोशिश तो कीजिए। तो ये इस मामले में इतना तो अभी किया है और प्रयास जारी है। इन सवालों के फाइनल आंसर तो डेफिनेटली नहीं है, लेकिन महिलाओं के साथ जब बोलते हैं तो उनसे ही कुछ जवाब आते हैं और उनसे ही हम लोग स्ट्रैटेजीज आगे ले जाते हैं। सर मुझे लगता है कि जैसे कि तंटा मुक्त गांव योजना जैसे काफी सारी कमेटियां बनाई जाती है, तो मेरा खुद का अनुभव बहुत अलग रहा है कि
तंटा मुक्त गांव योजना में इस तरह सा होता है कि आपका जो भी झगड़ा है वो कॉम्प्रोमाइज करो, लेकिन जैसे भी वायलेंस होता है या कास्ट बेस्ड वायलेंस होता है, एट्रोसिटीज होती है मोस्टली, तो उस वक्त तो उनका कुछ रोल नहीं दिखाई देता। तो आपको कभी ऐसे दिक्कतें आई है जब आप ट्रेनिंग्स करते हैं या आप पंचायत राज के लिए औरतों को तैयार करते हैं, तो कभी इस तरह से ऐसा माहौल आपने देखा है कि जहाँ पे तंटा मुक्त गांव योजना करके जैसे कमेटी है, और कहीं कमेटी में मैं जब लातूर में थी तो कहीं कमेटी में दलित महिला का पार्टिसिपेशन बहुत बार नकारा गया है। उनको दलित मर्द चाहिए लेकिन दलित औरत नहीं चाहिए, तो वो भी एक डायलमा है कि दलित मर्द को आप कॉम्प्रोमाइज करने के लिए उसकी आवाज दबा सकते हो लेकिन दलित औरतों की नहीं दबा सकते। तो काफी सारे ये डायलमा है, तो आप थोड़ा सा उसमें बताएंगे कि किस तरह से हम तंटा मुक्त गांव योजना का ये तंटा मुक्त गांव योजना है ना, मुझे ऐसा लगता है कि वो पुलिस स्टेशन के पहले, मतलब आपको न्याय पंचायत के बारे में पता होगा कि पूरे अपने देश में जहां जहां न्याय पंचायत है वही मांग हम लोग यहाँ पर कर रहे थे। लेकिन आप डेफिनेटली देखेंगे कि जैसे कोंकण में गांव की भाव की ये सारी चीजें जाति आधारित जैसे होती है, उसी तरीके से अपने यहाँ पर तंटा मुक्त योजना जो आई, इस योजना में महिलाओं की भागीदारी होनी चाहिए वगैरह, प्रातिनिधिक, ये इसके बारे में बहुत बोला गया, लेकिन ये भी एक पावर सेंटर बन गया। और मुझे ऐसा लगता है कि पॉलिटिकल पार्टीज में हमेशा पावर के लिए जो हड़प होती है, तो एक पावर सेंटर पुलिस पार्टी, दूसरा पावर सेंटर ग्राम पंचायत, और एक तीसरा पावर सेंटर ये तंटा मुक्त समिति के अध्यक्ष, जिसको और पावर इलेक्शन से नहीं मिल सकती है, उनको ये पावर दी गई। तो इसका अनुभव ये है कि पुलिस स्टेशन ने ज्यादा से ज्यादा तंटा मुक्त समिति इस तरीके से इस्तेमाल की कि जो कोई भी अन्याय की बात है वो पुलिस स्टेशन तक आने देने का ही नहीं। मुझे लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि इस तरीके से जो न्याय मिलना था वो न्याय मिलने से पहले ही उनको रोका जाए। और पुलिस स्टेशन में हमेशा ये बोला जाता था कि पहले वहां पर जाइए फिर हमारे पास आइए, एज इफ ये तंटा मुक्त समिति पहला कोर्ट है फिर ये दूसरा कोर्ट है। पुलिस स्टेशन कैसे चलते हैं आपको पता है, वहां पे एट्रोसिटी से कैसे डील करते हैं वो भी पता है। तो मुझे लगता है ये तंटा मुक्त समिति भी इस तरीके से एक पावर सेंटर बनी, और जो पावर सेंटर गांव में आज काम करते थे कि जो बिल्कुल वंचित है, गरीब है, उनकी तरफ देखते ही नहीं थे, वैसे ही तंटा मुक्त समिति काम कर रही थी। तो उनका हम लोगों ने यशोदा के साथ एक स्टडी किया था, और तंटा मुक्त समिति पूरे तरीके से जो प्रस्तापित समिति होती है, प्रस्तापितों का एक हिस्सा जो होता है, वो उसी तरीके से काम कर रही थी। आप जो बोल रही बिल्कुल सही है। लातूर या मराठवाड़ा का रीजन, हर एक रीजन का थोड़ा नक्शा अलग होगा, लेकिन कम और ज्यादा नहीं, ज्यादातर फर्क नहीं था। इसलिए आज की स्थिति में तंटा मुक्त समिति गांव में उतना इफेक्टिव भी नहीं है, और वो कैंसिल करने के तरीके से अभी जीआर निकाल रहे हैं, वो कर रहे हैं। लेकिन गांव के जो पुलिस पार्टी है उसमें भी महिलाओं को 33% आरक्षण है, लेकिन आज भी उतना भर्ती नहीं होता है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो भी होना चाहिए, उनका भी एक संगठन होना चाहिए। आपको पता होगा कि अपने महाराष्ट्र में जो महिलाएं पुलिस पार्टी है वो बहुत अलग तरीके से कोशिश कर रही है, उनको जितना हो सकता है हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं। लेकिन हम लोगों ने ये मांग की थी तब कि तंटा मुक्त समिति मत रखो, 33% रिजर्वेशन महिलाओं को उसमें पुलिस पार्टी में दे दो, ताकि ये जो मुद्दे महिलाओं के एट्रोसिटी के आते हैं इसके ऊपर कुछ अमल हो जाए। बट आई एग्री विथ यू, आपका बिल्कुल सही अनुमान है कि जो आपको अध्ययन में मिला हो। दूसरा एक सवाल काफी दिनों से है कि जब हिंसा की बात करते हैं तो हिंसा की बात करते करते ऐसी काफी सारी, हमको तो पता है कि जुडिशरी हमारी नहीं है, पुलिस स्टेशन हमारा नहीं, लेकिन एक गांव तो हमारा है, लेकिन वहां पे भी आपको एक सपोर्ट सिस्टम नहीं मिलती है। और फिर उसके बाद में हम फिर सोचते हैं कि रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन होना भी चाहिए। तो अब ग्राम पंचायत में तो 73-74 अमेंडमेंट में तो काफी सारे एक बदलाव दिखाई देते हैं, लेकिन जैसे ही गांव छोड़ने के बाद आप ऊपरी तरफ से देखना शुरू करते हैं राज्यसभा में वगैरह, तो वहां पे तो रिजर्वेशन की जब बात आती है, जब महिला की बात आती है, तो रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। तो ऐसे मेरा अनुभव ये रहा कि जब भी देखते हैं तो एक अपर कास्ट और अपर क्लास औरतों को जितना एक पॉलिटिकल पार्टीज में जाना जितना आसान होता है, जैसे वंचित महिलाओं का नहीं होता है। तो आप उस तरह से कभी औरतों को ओरिएंटेशन देते हैं क्या, जैसे आपके ट्रेनिंग में, जैसे आपने बोला कि आप पार्टी में ये हमेशा बताते रहते हैं किस तरह से आपको डील करना है हर चीज, पार्टी का एजेंडा क्या होता है। तो अभी काफी सालों से ये मुद्दा बहुत निगलेक्ट कर दिया है कि रिजर्वेशन देना है औरतों को, 50 भी देने के लिए तैयार हो जाएंगे, कभी कभी ऐसे भी बोला जाता है, लेकिन उसमें
विद इन रिजर्वेशन आएगा कि नहीं आएगा, तो वो एक सवाल था। तो एक आपको मुद्दा है, एक मुद्दा है इसमें कि 97 में पहला बिल आया है 33% रिजर्वेशन होना चाहिए, और तब से लेकर आज तक अलग अलग मुद्दों पर उसको रोका गया है। और आपको पता होगा बीच में पूरा जो एक माहौल बना था बिहार से, यादव फैमिली पूरे उसके बारे में बॉबकट महिलाएं आएगी, ये सारी चीजें वहां पर। ये बात तो डेफिनेटली है कि रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन, हम लोग सीधी ये बात कर रहे हैं कि जो जिस तरीके से रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन पंचायत राज में दिया है, 74th अमेंडमेंट में दिया है, उसी तरीके से आगे जाना बहुत जरूरी है। और इसी के लिए मुझे ऐसा लगता है कि सारे जो आंदोलन है, आंदोलन में थोड़ी फूट पड़ी है, कुछ लोग इस तरीके से गए, कुछ लोग इस तरीके से जा रहे हैं, और उसी का फायदा ये उठा रहे हैं। हम लोगों ने सारे पार्टीज के साथ बात की 33% रिजर्वेशन के बारे में, नेशनल लेवल पे कैंपेन चल रहा है, ये होना चाहिए। तो ये बहुत जरूरी है कि रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन के बगैर आगे बात नहीं चलेगी, ये नहीं हो सकता। लेकिन ये बात डेफिनेटली है कि हम लोग जो 50% लेकर पंचायत राज में काम कर रहे हैं, ये हम लोगों की भी कमी है कि ये सारी महिलाएं एकजुट होकर जब तक ऊपर की बात नहीं मांगती है, वो संगठन मजबूत होना बहुत जरूरी है। महाराष्ट्र छोड़कर जहां जहां ये संगठन है, मुझे लगता है कि इस मामले में बहुत ही नया है, प्राथमिक रूप पर है। ये मांग करना चाहिए कि महिला, ये मांग तो महिला जो राजनीति में है उनसे आनी ही चाहिए। हम लोग अलग अलग तरीके से कोशिश की है, आंगनबाड़ी संगठन को इसमें लेके आए, आशा संगठन को इसमें लेके आए, लेकिन आज तक वो मांग उस तरीके से, आज की जो राजनीति चल रही है, आज की जो पार्टी है, उनको तो महिलाओं के बारे में कितना समानता मानते हैं हमें पता है। तो मुद्दा ये है कि ये होना चाहिए। लेकिन मैं आपको थोड़ा पॉजिटिवली भी ये बोलता हूँ कि जो महिलाएं राजनीति में आई है और लोकल गवर्नेंस में इनको ऐसे लगता था एक टुकड़ा फेंक दिया है 33% का, उसी पे उनको रहने दो, लेकिन ये ऐसा नहीं हुआ है। उन्होंने जो आरक्षण दिया है, वहां से 50% आरक्षण आया, वहां से महिला सभा आई, वहां पर झंडा फहराने का अधिकार आया, वहां से ग्राम सभा में महिलाओं का अधिकार आया, वहां से 50% महिलाएं स्टैंडिंग कमेटी में होनी चाहिए, ये भी आ गया। ये सारी बातें फैल रही है, गति कम है लेकिन ये फैल रही है। और इसका मतलब है डेफिनेटली आपको पता होगा कि जहां जहां महिलाओं ने करप्शन के खिलाफ आवाज उठाया है, जहां जहां महिलाओं ने पार्टी के खिलाफ आवाज उठाया है, इन लोगों को ये ध्यान में आया है, अगर नीचे स्तर पर, स्थानिक स्तर पर इतना प्रॉब्लम हो रहा है हमें राजनीति करने के लिए, तो इनको और अंदर लेके आएंगे एमएलए, एमएलसी और एमपी के लिए, तो ये और कितना सर पर बैठेगी। तो इसका मतलब दोनों तरीके से हमको एनालिसिस करना पड़ेगा। एक कि इनका जो न्यूजेंस वैल्यू, उपद्रव मूल्य बहुत उपयोगी होता है, लेकिन ये न्यूजेंस वैल्यू को जब तक जमीनी स्तर से आवाज नहीं उठती है तब तक उसको कामयाबी नहीं मिलेगी। तो ये बहुत, हम लोग अभी 12 स्टेट में काम करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो स्टेट कौन से हैं? सारे हिंदी बेल्ट। अभी केरला, तमिलनाडु ठीक है, वहां पर एक अलग तरीके से काम हो रहा है, पंचायत ठीक से काम कर रही है, महिलाओं का कोई ना कोई नेबरहुड ग्रुप बन रहा है, ये सारी चीजें हैं। लेकिन वो महिलाओं के साथ बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वहां पर भी एक अलग तरीके से डिस्क्रिमिनेशन है। लेकिन मुद्दा ये है कि जहाँ जो हिंदी बेल्ट है, हिंदी बेल्ट में ये समस्या बहुत ज्यादा है। हिंदी बेल्ट में सामंतशाही बहुत स्ट्रांग है। अब सवाल भी इनके साथ काम करके वहां पर भी महिलाओं की आवाज तैयार करना, महिलाओं का संगठन बनाना, ये बहुत जरूरी है। तो मुझे लगता है कि ये नेशनल लेवल पर आवाज जब तक नहीं जाती है, तो पार्टीज के स्तर पर, आपको पता है पार्टीज जब बिहेव करती है, उनका मानदेय बढ़ाना है तो कोई चर्चा ही नहीं होती, उनका भत्ता बढ़ाना है कोई चर्चा होती नहीं। तो पार्टी डोमिनेटिंग नहीं है, पार्टी हमारे सर पर बैठकर जैसा राज करना है वैसे कर रही है। तो वो भी समझना जरूरी है कि पार्टी के अंदर ये आवाज करने वाले लोग जैसे जाने चाहिए, उसी तरीके से नेशनल लेवल पर भी ये रिजर्वेशन के बारे में आंदोलन छेड़ना, आज के आवाज को ये लोग बिल्कुल किसी भी तरीके से प्रेशराइज नहीं हो रहे हैं। और इसका कारण क्लियर ये है कि पार्टी जिस तरीके से आज चल रही है, मेरा तो दावा है कोई भी पार्टी में प्रजातंत्र नहीं है। मैं ओपनली सब जगह कहता हूँ, किसी ने मुझे चैलेंज नहीं किया आज तक, लेकिन कहीं पर भी डेमोक्रेसी नहीं है, और उसी का ये नतीजा है। तो ये लड़ाई लड़ते रहनी पड़ेगी, करते रहेंगे।
और उनको एक बहुत अच्छा ये दिया जाता है कि महिलाएं अभी अपने बलबूते पे आनी चाहिए, उनको आरक्षण की क्या जरूरत है। ये एक थॉट जो है ना सेल्फ एम्पावरमेंट का, इसको भी फाइट करना पड़ेगा, इसका भी जवाब देना पड़ेगा। वो शाहू महाराज ने दिया है एक जमाने में, अम्बेडकर जी ने भी दिया है, लेकिन ये जवाब भी बार बार देना पड़ेगा, क्योंकि आरक्षण के विरोध में एक बिल्कुल वर्ग काम ही कर रहा है ना, उनको ये नहीं चाहिए। तो मुझे मेरी अंडरस्टैंडिंग आज ये है। सर काफी सारे जो कानून बने हैं औरतों के लिए खास करके, जैसे कि मैं भी खुद एक सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस की कमेटी में काम कर रही थी, और मैंने देखा कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में ये कमेटी बहुत अच्छे से चलती है। वहां पे गवर्नमेंट का रूल है कि बाबा करना ही पड़ेगा। तो आप जब गांव स्तर पे या आप जमीनी स्तर के औरतों के साथ जब काम करते हैं, तो आपका क्या अनुभव रहा है कि ऐसे सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट जो आया 2013 में, तो इम्प्लीमेंट होने के लिए दिक्कत आती है, या इम्प्लीमेंट या अवेयरनेस नहीं है? काफी जगहों से ऐसे आवाज आती है कि इस एक्ट के बारे में लोगों को पता नहीं है। और यहाँ पे दूसरी जगह पे ऐसा है कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में सचिवालय हो, पुलिस स्टेशन हो, यहाँ पे गवर्नमेंट फोर्स करे कि इस एक्ट को इम्प्लीमेंट करो। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर तो पूरा निगलेक्ट ही हो जाता है उस तरीके से देखा जाए तो गांव स्तर पे इसका किस तरह से, इस कानून का औरतों को सपोर्ट सिस्टम के लिए या वायलेंस रुकाने के लिए किस तरह से काम कर सकता है? इसमें दो बातें हैं। हम लोग बहुत सालों से जो राजनीति में महिलाएं हैं उनके लिए ये कानून लागू किया जाए। आप 2 लाइन उसके बारे में है, हर्षाली भी उसमें स्टडी कर रही थी, और हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि इसमें एक जो वर्ड संज्ञा आई है वो संज्ञा है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई। मुझे लगता है ये संज्ञा वहां से हटानी चाहिए। जो भी महिला काम करती है, जो भी वर्किंग वुमेन है, उसके लिए कानून लागू होना चाहिए। तो ग्राम सेविका या प्यून एकाध महिला काम करती है ग्राम पंचायत में, तो कागज पे दिखाई देता है कि उनको ये कानून लागू है, लेकिन जो महिला सरपंच है, जो पंच है, उनके लिए लागू नहीं है। तो हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि ये कानून इस तरीके से ढाला जाए, इस तरीके से उसकी व्याख्या बनाई जाए कि जिसमें एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन। अभी खेती में काम कर रही है महिला, तो मेरा कहना यह है कि जहां पर जो क्षेत्र ज्यादा असंगठित है वहां पर पहला काम करना पड़ेगा, वो है प्रचार का काम, शिक्षा का काम, कि ये कानून क्या है। और ये कानून का आपको पता है, पुलिस स्टेशन को इसके बारे में कुछ पता नहीं है, पुलिस स्टेशन जानता ही नहीं है ये कानून क्या है। तो मुझे लगता है ये बहुत जरूरी है कि जो रोल होल्डर्स हैं, जो एक्शन टेकर्स हैं, उनको भी मालूम होना चाहिए। जिनके लिए ये है, जो सपोर्ट सिस्टम्स है, इस पूरे स्तर पर असंगठित क्षेत्र में वो कानून भी उनकी समझ भी है, वो भी पूरी तरीके से असंगठित है। तो मेरे ख्याल से ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जहां पर संगठित क्षेत्र है, हम लोगों ने बीच में महिला आयोग के साथ एक वर्कशॉप किया था, और वहां पर महिलाओं ने जो कहानियां दिन भर बताई थी, तो महिला आयोग ने कहा कि ये तो इसके बारे में हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो महिला आयोग अगर इस तरीके से भूमिका लेता है, तो हम लोग काफी चिल्लाए थे कि महिला आयोग पहला ये काम करे कि ये कानून जो है गांव गांव में, बस्ती बस्ती में किस तरीके से पहुंचे, और उसके बाद हम लोग ये बात कर सकते हैं कि फिर उसका एक्शन क्या हो। तो आज की स्थिति ये है कि असंगठित क्षेत्र को पता ही नहीं है ये कानून है। उनके साथ डील करने वाले जो लोग हैं, एक्टर्स हैं, उनको जानकारी होने का सवाल ही नहीं आता है, क्योंकि उसके बारे में जानकारी देने की कोई जिस तरीके से हम लोगों ने पोलियो डोज का कैंपेन करते हैं, ये ऐसे बड़े पैमाने पे हमें कैंपेन करना पड़ेगा ताकि लोगों को जानकारी मिले। अभी थोड़ा सा जैसे आप एफआईआर की बात करेंगे, ये बात लोगों को थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही है, लेकिन ये कानून नीचे बिल्कुल पहुंचानी है, और उसमें जो सुधार लानी है वो सुधार भी जरूरी है। ये कानून का हमें बिल्कुल कहीं पर भी उपयोग नहीं हुआ। हमें अपने बलबूते पे क्राइसिस स्क्वाड बनाने पड़े, बलबूते पर फैक्ट फाइंडिंग कमेटियां बनानी पड़ी, और जहां हो सकता है वहां पे रास्ते पे आना पड़ा, नहीं तो हम लोग हाई कोर्ट तक गए। तो ये महिला राज सत्ता आंदोलन का भी दुखड़ा है कि ये कानून का उपयोग ज्यादा नहीं हो पाया। सर मुझे हमेशा ये लगता है कि जब वुमनहुड की बात आती है, तो ज्यादातर दलित और आदिवासी महिला का जो इतना वुमनहुड जो दिखाई देता है फ्रंट में, जैसे तो बाकी की जो ओबीसी है या विमुक्त है, जो अपनी आइडेंटिटी को लेके अभी काफी सारी चर्चा में है,
तो वो वुमनहुड को हम किस तरह से इस प्रोसेस में ला सकते हैं? जैसे कि आपके राष्ट्रीयता आंदोलन में आप जब देखते हैं तो औरतों को ट्रेनिंग्स देके आप उनको एक लीगल, एक तो है कि आप पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की बात कर रहे हैं, डिसीजन मेकिंग की बात करें, लेकिन एक औरत के साथ दूसरी औरत खड़ी रहती है, जैसे आपने बताया अभी कि वो रहती है, लेकिन ये पॉलिटिकली जब देखते हैं तो उसका किस तरह से वुमनहुड, आपको लगता है कि ये लॉन्ग टर्म वुमनहुड टिक सकता है? क्योंकि मैंने आज तक का इतना अनुभव ऐसे ही होता है कि फ्रंट में जब आ जाता है तो फिर दलित और आदिवासी का ही वुमनहुड दिखाई देता है। तो किस तरह से आप इसको एनालिसिस करते हैं जब आप काम ये इस पूरे आंदोलन को देखते हैं? तो इसमें दो बातें मुझे लगती है। एक तो हम लोग जैसे सावित्रीबाई फुले सामने ला रहे हैं, उसी तरह से गांव में हम लोग ज्योतिबा फ्रंट भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और ऐसे प्रोग्राम्स बहुत सारे हैं। एक देखना बहुत जरूरी है कि हम लोग समाज को जब समझते हैं ना, तो महिलाओं को समझने के बाद उनके नजरिए से अगर देखते हैं तो बहुत फर्क पड़ता है। जो बीजिंग का स्लोगन है ना, महिलाओं की नजर से दुनिया को देखो, बहुत बहुत सही है। तो इसलिए परिवार जो है, जो घर में रहने वाले लोग हैं, घर के बाहर रहने वाले लोग हैं, तो ये बहुत जरूरी है कि ये नजरिया सब जगह पे कैसे लोगों का हो, आम जनता का हो, गांव का हो। अगर ये करना है तो जैसे दो तीन मैं उदाहरण दूंगा। एक उदाहरण है कि हम लोगों ने गांव स्तर पर जिन महिलाओं को परिवार ने सपोर्ट किया, उनके लिए बिल्कुल छोटे छोटे प्रोग्राम हम लोगों ने लिए, और उसमें एक परिवार सम्मान पत्र नाम का एक चीज होता है कि जो हर एक गांव में जो परिवार इस तरीके से महिलाओं को एनकरेज कर रहा है, काम करने के लिए मदद कर रहा है, या तो घर वालों ने निर्णय लेकर ये कहा है कि ठीक है, ये जिम्मेदारी काम की हम लोग लेते हैं, आप अपना राजनीति में जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे महिलाओं को, ऐसे परिवारों को आइडेंटिफाई करके परिवार सम्मान पत्र, उसमें थोड़े से ऐसे लोग, कोई मंत्री है जिनका सम्मान हो सके, ऐसे लोगों का उसमें नाम, उनकी सिग्नेचर, और फिर उनका एक अप्रिसिएशन करके वहां पर वो लगाना, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहा हमारे लिए। ये महिलाओं की आइडिया थी कि परिवार का सम्मान करे, जो परिवार महिलाओं को समानता की भाषा बोलता है, समानता से आगे जाने के लिए मदद करता है। तो मुझे लगता है कि ऐसी स्ट्रैटेजी जो है ना, वो सामने लाना बहुत जरूरी है। ज्योतिबा फ्रंट बनाना हर एक, अभी मैं काम कर रहा हूँ 20 साल से, लेकिन मुझे लगता है कि महिलाओं के साथ काम करते करते जो मैं सीखा हूँ, या कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि महिलाओं को ऐसे लगता है कि अरे एक मर्द कैसा हमारे साथ काम कर रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे साथ जितनी भी मर्द काम कर रहे हैं, उसकी वजह से उनका भी एक्सेप्टेंस बढ़ता है। उनको लगता है कि अरे, हस्बैंड को भी लगता है कि केवल महिलाओं का ये आंदोलन नहीं है, बहुत सारे लोग काम इसमें कर रहे हैं, और वो आइडेंटिफाई भी हो रहा है। और हमारा बर्ताव भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम उनके साथ किस तरीके से बर्ताव करते हैं, वो हमारे साथ किस तरीके से बर्ताव करते हैं। वो गुरु शिष्य का और वो नाता वहां पर नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ज्योतिबा फ्रंट तैयार करना सावित्रीबाई के साथ। दूसरी बात है कि जो जो मुद्दे आपको वहां पर मिलते हैं, जिसको अप्रिशिएट करना है, वो जेंडर का मुद्दा है, तो ये मुद्दा आगे ले जाना बहुत एसेंशियल है। तो मुझे लगता है कि ऐसी कुछ कुछ बातें हैं जो बहुत सारे हम लोगों ने चीजें निकाली है कि जिसके जरिए ये काम आज चल रहा है। लेकिन उसमें एक उदाहरण जो फेल्यूर है वो भी मैं आपको बोलता हूँ। 8 मार्च को हम लोगों ने सारी जगह पर एक दिन महिलाओं को छुट्टी, 1000 गांव में ये कैंपेन चलाया, और उसको नाम दिया था चूल चूल चूल, यानी आपको मालूम है गांव में चूल यानी खाना पकाने का स्टोव, गैस और चूल मतलब चूल्हा। तो ये चूल्हा मुक्त अभियान हम लोगों ने चलाया, और चूल्हा मुक्त अभियान जिस स्तर पर उसका कैंपेन किया, बाकी सारी बातें हुई, लेकिन बहुत गांवों से, बहुत परिवार से इसको विरोध आया। उनका कहना था कि आप राजनीति में जा रहे हो, बचत समूह में जा रहे हो, वहां मोर्चा निकाल रहे हो, अभी हमें रोटी भी पकाने को बोल रहे हैं। तो ये देखना पड़ेगा। थर्मामीटर होता है ना, वैसे समाज का भी एक थर्मामीटर है, और वो थर्मामीटर देखना सोशल साइंटिस्ट करके हमारी जिम्मेदारी है कि कौन सा, कहाँ तक वो बदलाव का पारा बोलते हैं ना, वो कहाँ तक आया है, और फिर हमारा प्रोग्राम कैसे। तो कहीं कहीं पे हम लोग फेल भी हो चुके हैं, और महिलाओं ने बोला कि भैया ये प्रोग्राम तो बहुत टेंशन देने वाला है, इसमें हम लोग ना जाए तो अच्छा है। और बहुत सारे ऐसे भी इश्यू थे कि इश्यू नहीं थे, ऐसे मुद्दे थे, जैसे कि मीडिया में टीवी पे महिला आ गई ना, तो सब गांव के परिवार को बहुत
अच्छा अरे मेरी मेरी वाइफ वहां पर आई है, तो उनका रेजिस्टेंस बहुत कम हो जाता है। तो हम लोगों ने बीच में एक सीरियल चलाई सरपंचों की टीवी के ऊपर, और उसका बहुत फायदा हुआ। मतलब गांव के जो लोग विरोधक थे उनका भी तो थोड़ा माइल्ड हो गए। तो मुझे लगता है ये सारी चीजें जो है ना आजू बाजू में, इसमें जो स्ट्रैटेजीज आपको लगती है यूजफुल है, मीडिया का इस्तेमाल करो, बाकी सारी चीज का इस्तेमाल करो, लेकिन वो टेम्पररी है, बहुत ज्यादा देर तक वो नहीं चलता है। लेकिन ये इम्पोर्टेंट है कि वहां से जो स्ट्रैटेजीज आती है उसका इस्तेमाल करो। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि महिलाओं को ताकत देने वाली स्ट्रैटेजीज कौन सी है और ताकत कम करने वाली स्ट्रैटेजीज कौन सी है, ये इंडिकेटर हमारा होना बहुत। इसलिए हम लोग पहले एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, पायलट करके देखते हैं, देन वी गो फॉर द कैंपेन। ऐसे बहुत। अभी दूसरा कैंपेन हमारा है ब्रह्मदान मुक्त अभियान, मतदान, भ्रष्टाचार नहीं, मटन नहीं, दारू नहीं, नवस नहीं, ये 4 चीजें गायब करके हमारा मतदान या चुनाव कैसे होगा। इसमें भी हम लोग बहुत, अभी चुनाव आयोग के साथ हम काम कर रहे हैं, लेकिन ये कैंपेन भी जब हम लेके जाते हैं तो लोग बहुत डर जाते हैं। फिर शराब के बारे में क्या बोलेंगे, इसके बारे में क्या। तो ये सेंसिटिव कैंपेन है, हम लोग एजुकेशन की प्रोसेस में है, हम लोग तुरंत वो मतलब हम अपने लेवल पे कर रहे हैं। लेकिन ये इलेक्शन का आज का जो माहौल है और उसमें हम जो बात कर रहे हैं, 3-3 दिन हमारी यहाँ पर मीटिंग होती है कि कौन सी महिला कहाँ से खड़ी होने वाली है। वो जब बातें करते हैं तब ये पता चलता है, रोते हैं। यहाँ की मीटिंग हमारी जो होती है कि ये माहौल ऐसा है और हम लोग ये वैल्यूज लेकर जा रहे हैं। तो उसमें ना बहुत कष्ट भी है, दुख भी है कि ये हम लोग स्टेप, मैं एकदम 7वें माले पे नहीं जा सकता हूँ, पहला माला दूसरा माला ऐसे ही जाना पड़ता है। एक तो है कि ग्राम पंचायत के थ्रू बहुत सारी योजनाएं इम्प्लीमेंट की जाती है, तो उसमें भी एक दलित वस्ती सुंदर योजना भी है। और मुझे मुझे याद है कि जब मैं गोंदिया गई थी तो वहां पे झगड़े हो रहे थे, बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है कि ये योजना का इतना फंड आ रहा है, ये यूज नहीं हो रहा है, और हो जाता है तो वो काफी दूसरी जगह के लिए वो यूज होता है। और दूसरा एक ये भी है, एटीट्यूड है, वो बिहेवियर भी है कि ये दलित बस्ती के लिए क्यों है। तो ऐसे कई योजना है जो इस पर्टिकुलर समुदाय के लिए शासन की जिम्मेदारी है, इसलिए वो योजना इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। लेकिन जब आप राष्ट्रीय आंदोलन के थ्रू किस तरह से इस योजना को इम्प्लीमेंट करते हुए देखते हैं, या उसमें भी कभी कभी वायलेंस क्रिएट हो जाता है, काफी जगह पे ऐसे वायलेंस वाली सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, और फिर बाद में ऐसा बोला जाता है कि सरकार ने तो आपको दिया था, आपको यूज नहीं करना आता है। कभी कभी फंड भी ऐसे बोला जाता है कि ये फंड आपने यूज नहीं किया, इसलिए हम लोगों ने दूसरी जगह पे यूज किया। तो इस तरीके के आपका क्या अनुभव रहा है इस सब? योजनाओं के बारे में एक बात तो बिल्कुल क्लियर है, जैसे कि 15% रिजर्वेशन जो है अमाउंट का, निधि का, दलित बस्ती के लिए, या तो दलित बस्ती के लिए जो योजना अलग अलग है, वहां पे एक बात बहुत क्लियर है कि जितना एजुकेशन ज्यादा हो, उस जानकारी जितनी ज्यादा हो, लेकिन एक बात डेफिनेटली कि आप तो जमाई है, क्या क्या वर्ड लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारी चीजें जो है ना, वो गांव के स्तर पर भी जागरूकता लाना बहुत जरूरी है, ग्राम सभा में। और ये कोशिश, अभी आपको पता होगा कि ग्राम सभा रोटेशन होनी चाहिए, रोटेशनल होनी चाहिए, हर एक बस्ती में हर एक टाइम की ग्राम सभा होनी चाहिए। लेकिन ये जहां पर अपना आंदोलन का काम चल रहा है वहां पर हम ये कर पाते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि रिजर्व्ड बजट जो है, 15% रिजर्व बजट, दलित समाज के लिए 10%, महिलाओं के लिए 2%, जो पीपल विद डिसेबिलिटीज है इनके लिए, इस पर ना उसका यूटिलाइजेशन किस तरीके से हो रहा है, उसका ट्रैकिंग, ये महिलाओं को हम सिखाते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे उदाहरण मैं आपको दे सकता हूँ कि ये सारा न्यायपूर्ण कैसे हो, इस पर गांव को शिक्षा देना। अभी जॉइंट हाउस ओनरशिप नाम की बात है, वो हम कैंपेन आज भी चला रहे हैं कि पति और पत्नी के नाम पर संयुक्त घर मालकी होना चाहिए। तो मुझे लगता है इसमें ना हम लोग थोड़ा दबाव डाल के तुरंत कर सकते हैं। हम लोग को बोर्ड लगा के भी, बोर्ड दोनों का नाम लगा के वो कैंपेन करते हैं कि बोर्ड दोनों का नाम पे लगना चाहिए वगैरह। लेकिन ये ऐसे करेंगे ज्यादा दिन नहीं टिकता है। तो एक भी ग्राम सभा का आदमी जब तक हाँ नहीं, वो बोलता है कि नहीं नहीं ये नहीं होना चाहिए, ये हमारे खिलाफ है, तब तक वो ग्राम सभा में महिलाएं बोलती रहती है। और आखिर में जब ग्राम सभा निर्णय लेती है तब वो जॉइंट हाउस ओनरशिप का काम होता है। मुझे लगता है ये उसी तरीके से, मैं आपको, एक सरपंच महिला थी, उसने ये जो इंदिरा आवास योजना है ना, ये योजना के 8 ही घर मंजूर हुए थे।
और 8 घर मंजूर होने के बाद ये जाति का वगैरह सब वहां पर होता है मामला कि किसको हो जाएगा, सबसे गरीब कौन है, तो मराठा समाज की महिला भी गरीब है, ये भी गरीब है, किसको जाएगा। तो 8 वहां पर उनके पास मंजूर होकर आए थे इंदिरा आवास, और कुल मिलाकर 23 लोगों के अर्जी आए थे। लेकिन इन महिलाओं की दृष्टि से हम लोग जो सीखे, पूरी ग्राम सभा में वो सरपंच महिला ने ये बताया कि आप सारी की सारी 23 महिलाओं के नाम ले लिए और उनको बोला उन्होंने कि आप बाजू के महिला केंद्र में जाओ, वहां पर बैठो और आप सब मिलकर ये सोचो कि सबसे जरूरतमंद जाति से नहीं, सबसे जरूरतमंद 8 महिलाएं कौन है कि जिनको ये इंदिरा आवास योजना मिलनी चाहिए। जो झगड़ा इतने दिनों से चल रहा था, आपको मैं बताऊं 20 मिनट में ये महिलाओं ने सब मिलकर 8 सबसे जरूरतमंद महिलाओं के नाम निकाले और अगले टाइम पर हम लोग बाकी लोग उसका फायदा उठाएंगे, वो घर ले लेंगे। ये 20 मिनट के समय में हुआ। मुझे लगता है इसमें जाति की दृष्टि, व्यक्तिगत महिला की दृष्टि, आप जो वुमनहुड की बात जो कर रहे थे ना, आज तक ऐसे सोल्यूशन किसने नहीं निकाले। लेकिन यहाँ पे ऐसे सॉल्यूशंस क्या क्या हम लोगों ने बेस्ट प्रैक्टिसेस का भी एक अलग किताब बनाया है कि महिलाओं ने किस तरीके से सामने लाए। इसके अलावा डेमोक्रेसी क्या होती है, मुझे लगता है कि ये सारी बातें जो है ना महिलाओं से सीखनी चाहिए और गांव-गांव में फैलानी चाहिए। क्योंकि गांव में ग्राम सभा एक्टिव कब होती है, जब ऐसे स्कीम्स आते हैं। लेकिन उस स्कीम्स का जो बंटवारा होता है, वो बंटवारा पाटिल के घर में तय होता था, आज वो नहीं हो रहा है। जहां जहां पॉसिबल है ये महिलाएं इस तरीके से बदलाव ला रही है और सबसे जरूरतमंद कौन है उसके बारे में सोचकर वहां पर पहुंचाने की कोशिश कर रही है। यही तो हमारी भी सीख है। सर एक तो है कि अब जेंडर की बात कर रहे हैं, तो अभी तो आइडेंटिफाई काफी सारे जेंडर हो चुके हैं कि इसमें 6 और 7 कुछ टाइप है। और अब दूसरी हक की बात भी ये आ रही है कि एलबीजीटी का अपना एक खुद का अस्तित्व भी, वो भी अपनी आइडेंटिटी को लेके बात कर रहे हैं। और आपके इस पूरे आंदोलन में, महिला राजसत्ता आंदोलन में एलबीजीटी का क्या, किस तरह से पार्टिसिपेशन रहा है, क्या आपका इसकी एक्सपीरियंस रहा है? इसमें जब कानून पास हुआ, सुप्रीम कोर्ट तक केस गई थी और उसके बारे में जो कुछ बातें हुई थी, तो हम लोग कोशिश ही करते हैं कि जब भी कोई नीति बदलाव होते हैं तो महिलाओं का जो मेन हमारा स्टेट काउंसिल है उनको पहले समझाना, उसके बारे में उनकी जानकारी लेना, क्योंकि प्रवक्तापन वो कर रहे हैं, तो उनको ये पता होना चाहिए कि हमारा स्टैंड क्या है। कभी कभी ये होता है कि स्टैंड लेते वक्त एक महिला नहीं ले सकती, तो फिर एक दूसरे के साथ बातचीत करके वो स्टैंड लेते हैं। लेकिन आपको मैं ना बिल्कुल खुले दिल से बताता हूँ कि अपना समाज जिस स्थिति में है, एलजीबीटी के बारे में अर्बन एरिया में जितने खुलेपन से बातचीत होती है, उस तरीके से बातचीत ग्रामीण स्तर पे नहीं होती। हम लोग कोशिश जरूर कर रहे हैं कि आप ये भी समझ लीजिए, ये भी समझना जरूरी है। आप ऐसी बातें जब हम बात करते हैं ना, जैसे कि अभी शादी के बारे में बात होती है कि शादी का ये नया कानून आया है, लिव इन रिलेशनशिप, तो महिलाएं हुट आउट जैसे करती है कि ये मुद्दे यहाँ पर मत लाइए आप। तो ये रियलिटी, ये वास्तव भी समझना बहुत जरूरी है कि इसके बारे में एजुकेट करना हमारी कोशिश रहेगी, रहना चाहिए, पहुंचाना चाहिए। लेकिन ये वास्तव रियलिटी में बताता हूँ कि महिलाएं ये सब्जेक्ट भी सामने आएगा ना, मतलब कितना काम करने की जरूरत है, ये हमें ध्यान में आता है कि ये विषय यहाँ पर एजेंडा पे मत लाइए। महिला राजसत्ता आंदोलन के स्टेट काउंसिल में बातचीत हो चुकी थी, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में हम लोग ये बात नहीं कर पाए। तो ये स्थिति है। हम लोग कोशिश तो करेंगे कि भाई जहाँ पर कोई इलेक्शन में खड़ा है उनको सपोर्ट करो, जानकारी बढ़ाओ, लेकिन उनमें से जो महिलाएं थोड़ी पढ़ी लिखी है, अर्बन एरिया में रह रही है, तहसील में रह, तो थोड़ा सुनती तो है, अरे ये हो रहा है यार, मैंने पेपर में पढ़ा है। लेकिन आप गांव के स्तर पर जाएंगे तो बहुत इसके बारे में रेजिस्टेंस या पता नहीं, लेकिन वो जिस तरीके से बॉडी लैंग्वेज में देखता हूँ ना, वो बॉडी लैंग्वेज थोड़ी डरावनी भी है। तो हमें एज अ कार्यकर्ता ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि इसमें काम, शिक्षा, जागृति बहुत 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 करने की जरूरत है।
कहीं से भी हमें इस विषय पे चलो बात करेंगे और समझ लेंगे, कहीं से भी रिस्पॉन्स नहीं है। सर एक चीज मैं वुमनहुड को देखे या हमारी सिस्टरहुड को देखे मैं देखना चाहती हूँ। जब भी गांव में एट्रोसिटीज होती है तो क्या इस सिस्टरहुड का हमें किस तरह से फायदा हो सकता है, क्योंकि एट्रोसिटीज में काफी सारे औरतों का एक तो रिसोर्सेस नहीं है जब दलित औरतें इसके लिए फाइट करती है, रेजिस्ट करती है, उसको दबाया जाता है, तो क्या ये पॉसिबिलिटी है क्या? मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ऐसा बोल रही हूँ कि हम डिस्कस कर सकते हैं कि क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये सिस्टरहुड का हमें फायदा हो सकता है ऐसे सारे एट्रोसिटीज केस में है, रेप केसेस है, मोलेस्टेशन केसेस है, या अलग अलग गांव से सरपंच औरतें जो है उस तरीके से कुछ सपोर्ट सिस्टम क्रिएट कर सकती है क्या? एक बात मैं कहना चाहूंगा कि गांव स्तर पर का जो स्ट्रक्चर है आज का, वो काफी अर्बनाइज्ड इम्प्रेशन बहुत जा रहा है, इंडस्ट्रियल इम्प्रेशन काफी जा रहा है। एक बात डेफिनेटली है कि वहाँ का सिस्टरहुड सब एक साथ, मतलब बहुत सारे फेल्यूर केसेस भी मैं आपके सामने ला सकता हूँ कि जहाँ पर महिलाएं नहीं आई जब इंजस्टिस हुआ था, एट्रोसिटी हुई थी, तो उनके ऊपर इतना दबाव था परिवार से, घर से, जाति से। वो जो गांव में आप पता होगा जैसा ग्राम पंचायत है, उसी तरीके से और एक पंचायत होती है, वो जात पंचायत कोई कहते हैं, कोई और पंचायत कहती है। लेकिन इसमें एक बात जरूर है कि जो नई पीढ़ी जनरेशन आ रही है, इनके साथ काम करें, यूथ फ्रंट हमारा जो होगा उनके साथ काम करना है। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, मतलब ये नई नई बातें ढूंढनी पड़ती है। तो हम लोग अभी क्या कर रहे हैं कि जो महिलाएं और गांव की बालिकाएं, युवा महिला हैं, इनको पंचायत के साथ, पुलिस के साथ, ये जो स्ट्रक्चर जिनकी जिम्मेदारी है, उनके साथ हम लोग महिला सुरक्षा ऑडिट करते हैं कि गांव में सारी महिलाएं एक साथ आए और वो ये तय करे कि यहाँ पर कौन कौन सी जगह ऐसी है, मैपिंग करें कि जहां पर उनको ऐसा लगता है कि एट्रोसिटी होने की संभावना है। ये एक बात। दूसरी बात, कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं कि जहां पर एट्रोसिटी के बारे में, वायलेंस के बारे में ये लोग, महिलाओं को ऐसे लगता है, लड़कियों को ऐसे लगता है कि ये संभावना ज्यादा है। तो ये दोनों मैपिंग, एक फिजिकल मैपिंग होता है और दूसरा हम लोग डायरेक्ट पब्लिक हियरिंग करते हैं खाली महिलाओं के साथ, जिसको युवती सुनवाई कहा जाता है, महिला सुनवाई कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर ये शिक्षा जो होती है ना, वो बहुत जरूरी है और ये हर साल हम लोग करते हैं, करने की जरूरत है। हम लोगों ने अभी स्टेट गवर्नमेंट के पास भी ये पूरा पॉलिसी बनाकर दिया है कि हर 8 मार्च को सारे अपने राज्य में, महाराष्ट्र राज्य में 8 मार्च को हर जगह पर ग्राम पंचायत में ये सुरक्षा, महिला सुरक्षा ऑडिट करना चाहिए। वो ऑडिट से जो मुद्दे आते हैं ना महिलाओं के, बहुत उदाहरण के तौर पर मैं कहूंगा कि बहुत सारे स्कूल की बच्चियां ये कहती है कि हम अपने टीचर से सुरक्षित नहीं है, लेकिन वहां पर आईसीसी नहीं है, वहां पर कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं जहां पर उनको कोई जवाब मिल सके, या वहां पे कोई घर में अगर बोलेंगे तो उनका स्कूल ड्रॉप आउट हो गया, वो बोलेंगे फिर स्कूल में ही मत जा, ऐसे अगर माहौल है। तो ये बहुत संभाल के करना पड़ता है। और महिलाएं, लड़कियां अपने अपने लेवल पर सोचती है कि घर पे अगर बताएंगे अगर ये होने वाला है तो हम लोग ही एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। महिलाओं का, लड़कियों का देखिए, कभी भी वो अकेली पेशाब को नहीं जाएगी, वो अकेली बाहर नहीं जाएगी। ये सेफ्टी है क्या? ये सुरक्षा का माहौल है। कहीं पर भी अगर लड़की नहीं है बाजू वाली, तो भाई को, छोटे भाई को, 8 साल के भाई को भेजा जाता है आज भी। ये सेफ्टी है? ये इसलिए नहीं भेजा जाता है कि वो सुरक्षित है। मुझे लगता है कोई मेल, अभी 8 साल का बच्चा जब जाता है ना कहीं पर भी, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, वो अकेला जाता है, अकेला आता है। मुझे लगता है ये है। तो मुद्दा ये आता है कि सुरक्षा के लेवल पर अगर हम लोग जिस तरीके से सिस्टरहुड की हम बात कर रहे हैं, उसी तरीके से यूथ्स, उसी, हम लोग हमेशा यही तो प्रॉब्लम लगता है ना कि आखिर में ये बात आके कहीं कहाँ पे रुक जाती है, पुरुष सत्ता और वहां का माइंडसेट, ये कब बदलेगा? तो मुझे लगता है कि हमें जिस तरीके से हम पॉलिटिकल पार्टी में करते हैं ना कि वहां का आमदार खींच के लाओ, वहां का नगर सेवक खींच के लाओ, वही उसी तरीके से उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से, पुरुष सत्ता की कॉन्स्टिट्यूएंसी से भी लोग बदलाव करके यहाँ पे लाने पड़ेंगे।
और गांव में कुछ गांव में हुआ है, यूथ है, गांव के कुछ लोग हैं जिन ज्योतिबा फ्रंट में आ रहे हैं। तो ये जब होता है ना, तो महिलाओं का वो जो उनकी जाति है, बाकी सारी चीजें है, बहुत साइड में चली जाती है। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सारे गांव की इक्वालिटी की, जस्टिस की भावना जो है ना, वो इंडिकेटर बढ़ाने की जरूरत है। वो अगर जब तक नहीं बढ़ता है तो केवल महिलाएं, जैसे हमारे इसमें हमेशा चर्चा होती है कि महिलाओं की पार्टी हम लोग महिला राष्ट्रीयता आंदोलन करके निकालेंगे, तो इसमें वो हम लोग फिर बार बार बात यही करते रहते हैं कि ये कुछ महिलाओं को लगता है कि ये आइडिया नहीं हो सकता है। तो मुझे लगता है इस तरीके से सेक्टेरियन अप्रोच जो है, जैसे यूनियन है, यूनियन में सारी जाति सारे मजहब के लोग हैं, उसी तरीके से हमें आगे जाना पड़ेगा। और पूरे गांव की संवेदना बनाना बहुत जरूरी। हम लोग ये देखते हैं ना, आदर्श गांव, कि ना आदर्श गांव में समता का गांव कहाँ पर है? आदर्श गांव में समता कितनी है? कोई है तो पीएचडी के लिए आपकी सहेली बताइए, मुझे देखना है। ये सारे आदर्श गांव जो है ना, विषमता से भरे हुए हैं। सही बात है सर, आज आपने बहुत सारी चीजें बहुत क्लियर कर दी कि एक तो है कि एक वुमेनहुड सिस्टरहुड की बात कर रहे हैं। दूसरा आपने जो बहुत अहम मुद्दा निकाला है वो है कि एक ये ऑडिट जो है, सुरक्षा ऑडिट, और हम भी यही अब देख रहे हैं हाथरस केस होने के बाद। उसके पहले भी हम लोग ये सोच रहे थे, सोशल सिक्योरिटी का मुद्दा नहीं है, ये ह्यूमन सिक्योरिटी का मुद्दा है। अगर आप सुरक्षित ही नहीं है तो आप कितनी भी ये करेंगे। तीसरा, इस आंदोलन से मुझे जो रिफ्लेक्शंस हुआ है वो सबसे इंपॉर्टेंट रिफ्लेक्शन हुआ है कि डेमोक्रेटिक जो वैल्यूज है वो औरतें अपने आप को आगे लेकर जा रही है। सर एक आखिरी सवाल है, वो एक सवाल ये इस तरह का है कि आप बोल रहे हैं कि हर स्तर के लोग इसमें जुड़ने चाहिए, जैसे यूथ है, क्योंकि हमारे देश में ऐसे होता है कि महिला का प्रश्न है तो महिला ही लड़ेगी और बाकी की चीजें हैं तो फिर हम सपोर्ट में आएगा, और यूथ का जो है, यूथ के प्रश्न है तो यूथ ही करेंगे। तो आप इस गांव के माहौल में ये कितनी पॉसिबिलिटी है कि जिस तरह से आप बोल रहे हैं कि यूथ जुड़ने चाहिए? जैसे हम डोमेस्टिक वायलेंस में भी काम करते तो हमेशा बोलते थे कि मर्दों के साथ भी काम करना पड़ेगा उसकी मानसिकता का चेंज करने के लिए। तो ये सोशल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आप किस तरह से देखते हो कि, और इसमें और एक मुद्दा जो जुड़ जाता है कि वो जो चाइल्ड अब्यूज का भी मुद्दा है, और वो गांव स्तर पे आपने जिस तरह के बोला कि कई मुद्दे हम बोले भी नहीं जाते, जैसे आपने जो उदाहरण दिया, तो इस तरह के ये जो मुद्दे हैं तो यह हम किस तरीके से इसको ला सकते हैं एक फ्रंट में? क्योंकि वही एक बहुत दिक्कत है, अर्बन में काफी सारे एनजीओज होने की वजह से वो हाईलाइट करना बहुत इजी हो जाता है, लेकिन हमें तो इंटरवेंशन करने के लिए भी मुश्किल हो जाता है कि जब गांव में ऐसे चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज की केस होती है और हम बाहर से आते हैं तो हमको इनसाइडर नहीं आउटसाइडर समझते हैं। तो काफी सारे लोग हमें पहले से डिनाइल कर देते कि आप मत आओ, आप मत करो ये सब चीजें। तो किस तरह से महिला इस तरह से ये इशू को डील कर सकती है, या उनके लिए क्या आप किस तरह से आप स्ट्रैटेजी प्लान करते हैं? एक्चुअली आपने बहुत सारी स्ट्रैटेजी बताई, तो मैं ये सोच रही थी कि इसमें दो तीन बातें हैं। एक तो हम लोगों ने एक स्ट्रैटेजी ये की है कि इलेक्शन कमीशन के साथ काफी काम शुरू किया है, और जो कॉलेज यूथ्स के साथ ये बोलना बहुत जरूरी है कि राजनीति में जो महिलाएं हैं उनको आप सपोर्ट कैसे कर सकते हैं। कोई भी आप गांव में जाइए, 20-25 वहां पर युवा है जो कॉलेज में जा रहे हैं, और कॉलेज में जाते समय वो पंचायत में ध्यान नहीं दे रहे, महिलाओं का जो काम चल रहा है उस पर ध्यान नहीं दे रहे। उनका एक जो क्या सेंसिटिविटी जो है, संवेदना जो है, वो जगाना बहुत जरूरी है। तो हम लोगों ने ये कोशिश की कि कॉन्स्टिट्यूशन के साथ साथ ये गवर्नेंस के बारे में, और आपकी जो पंचायत है वहां पर आप ध्यान दे दो, युवा पंचायत करके वहां पर जाना बहुत जरूरी है। तो ये एक कोशिश चल रही है, और ये थोड़ा वाइडर लेवल पे चल रहा है कि सारे कॉलेजेस में ये कैसे होगा। तो इसके लिए मुंबई विद्यापीठ है, कोल्हापुर का शिवाजी यूनिवर्सिटी है, नागपुर यूनिवर्सिटी है, ये 3 यूनिवर्सिटी के लोग एसएनडीटी के साथ भी हम कुछ काम कर रहे हैं। तो ये वाइडर लेवल उसका फिर सिलेबस बन रहा है, वो काम शुरू है। दूसरी बात है कि महाराष्ट्र युवा परिषद एक है, इनके साथ रेगुलरली हम ट्रेनिंग लेते हैं। जो युवा है, जो राजनीति में आना चाहते हैं लेकिन इस दृष्टि से आए, ये बहुत जरूरी है कि हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज माने, लोगों के जो इश्यूज है, सॉफ्ट इश्यूज है, उस पर ध्यान दे दे, और जो आखिरी व्यक्ति है उस पर फोकस करें। तो मुझे लगता है ये जो थोड़ा सा हम लोग क्या कहेंगे, बहुत बड़ा सपना है कि जो देखने की कोशिश कर रहे हैं कि उनको ये स्लोगन दे रहे हैं कि ज्वाइन पॉलिटिक्स,
टू चेंज पॉलिटिक्स। लव पॉलिटिक्स, ये बहुत जरूरी है। लर्न फ्रॉम पॉलिटिक्स, लव पॉलिटिक्स, ये बहुत जरूरी है। और अभी एक शुरुआत हम लोगों ने की, आपको पता होगा एनवाई के नाम का बहुत बड़ा आंदोलन था, नेहरू युवा केंद्र का। तो इनके साथ अभी हम जुड़े हैं कि ये नेहरू युवा केंद्र हर एक तहसील में उनका एक बहुत स्ट्रॉन्ग वॉलंटियर होता है। उनके जरिए सारे युवा एक साथ आके समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो महाराष्ट्र में उनके साथ एक प्रोसेस शुरू है। और देश राष्ट्रीय स्तर पर वो तीसरी सरकार अभियान जो मैं आपको बात कर रहा था, ये 12 राज्यों में उनके साथ प्रोसेस शुरू है। अब ये हो गई माइक्रो लेवल पर, मैक्रो लेवल पर हम क्या क्या कोशिश कर रहे हैं। स्टेट लेवल तक मैंने आपको बोला, लेकिन गांव के स्तर पर ये महिलाओं को रेगुलरली हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि युवाओं के साथ हम लोग कोई भी आंदोलन जब करते हैं ना, तो युवाओं को साथ में लेते हैं। खास तौर पर आपको पता होगा शराब का जो आंदोलन है, सारे पुरुष सत्ता या पुरुष प्रधान लोगों ने महिलाओं का उसमें यूज किया है कि आप ये कर सकती है आप, और उनको आगे किया है। और फिर महिलाओं को बहुत झेलना पड़ा है इंटरनली, परिवार में भी, और व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था हमारी जो है वो भी बहुत पीटती है। तो मुझे लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसे जो इश्यूज है इस पे पहली जानकारी तैयार करो युवाओं की, और फिर वो यूथ फ्रंट अगर आपके साथ हो तो। और महिलाओं का ये अनुभव बहुत बढ़िया है कि अगर युवाओं को ठीक तरह से समझाया जाए, आपको ये छोड़ दीजिए, हर एक घर में आज आज हमारी सारी महिलाएं जितनी भी काम कर रही है ना, वो ऑनलाइन आ सकती है। अलग अलग अभी जो कोरोना की वजह से हुआ, लेकिन उनको मदद करने वाला कौन है? उनके परिवार के जो युवा है वो उनको ऑनलाइन कोर्सेज सिखा रहे हैं। वो उनको मोबाइल का इस्तेमाल कैसे करना है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे करना है, बजट के बारे में सब जगह पर। जो सरपंच चुनकर आई, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कहने के लिए कि वहां पर सब जगह पर वो उनकी जो पीए है ना, उनके घर का लड़का या घर की बेटी, बेटी या बेटा ही उनका पीए है, वही उनके कैंपेन प्लानर है। और ये फिर बाहर जाके बोलते हैं कि मेरी माँ का ऐसा ऐसा काम चल रहा है, उसमें थोड़ा हाथ बटाएं। मुझे लगता है ये बहुत अलग प्रोसेस है, इट विल टेक टाइम, लेकिन ये धीरे धीरे बढ़ रही है। और दूसरी अच्छी बात हो रही है कि यंग लड़कियां जो अभी आ रही है ना पंचायत के प्रोसेस में, मैं जब नया नया आया था सब चाची, मामी, आत्या, यही पीढ़ी शुरुआत में थी, उनको भी पता नहीं था कि वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। लेकिन आज की स्थिति में ये नहीं है, डॉक्टर्स हैं, एडवोकेट्स हैं, एमएसडब्ल्यूज हैं, और इनका हम लोगों ने एक युवाओं का ग्रुप बनाया है। और उनके जरिए मुझे लगता है कि स्ट्रैटेजी जमीन से जितनी आती है ना, उतनी वो लंबी चलती है। ऊपर से आती है तो उसका प्रोजेक्ट खत्म हो गया, स्ट्रैटेजी खत्म हो जाती है। ये बहुत जरूरी है कि जमीन से ये सारी स्ट्रैटेजी जो आई है, हम लोग कोशिशें कर रहे हैं कि ये हॉरिजॉन्टल लर्निंग, पीयर लर्निंग से जितना हो सके उतना करें। उसको जरा ढांचा देना, डिजाइन करना, ये आपका काम हो सकता है। लेकिन ग्राम पंचायत दर्शन प्रोग्राम महिलाओं ने जो दिया था ना, हमें पूरे देश में होने की जरूरत है। गांव का ही आदमी, गांव का ही नागरिक अपना मंत्रालय जो ग्राम पंचायत देखता नहीं है, ये महिलाओं ने सामने लाया। फिर हम लोगों ने उसका ढांचा बनाया, बांग्लादेश को दिया, श्रीलंका को दिया, लेकिन इंडिया में अभी तक पास नहीं हुआ है। तो मुझे लगता है कि ग्राम पंचायत के अंदर जाने के लिए उसका क्लास, कास्ट, सारी बातें वो मन में लेके, प्रेशर लेके वहां पे जाता है। महिला का, जेंडर का एक बोझा है। ये इतना सिंपल प्रोग्राम है, जीरो बजट प्रोग्राम है, लेकिन क्यों नहीं कर रहा है सरकार? भी अभी तक पास क्यों नहीं कर रहा है? दोनों मंत्रियों के साथ हम लोगों ने खुला आह्वान दिया था कि आप एक सरकार का करके आप क्रेडिट ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतने छोटे छोटे प्रोग्राम है डेमोक्रेसी के, विच आर सो इम्पोर्टेंट, लेकिन मुझे लगता है कि इन लोगों को वो दिखाई दे रहा है कि इससे प्रॉब्लम होने वाला है, लेकिन वो हम करेंगे, करने की जरूरत है। थैंक यू सर, आपने तो बहुत सारी चीजें बहुत अच्छी तरह से क्लियर कर दी। और दूसरी एक तो है कि मुझे आपका जो मुद्दा था लास्ट का, वो बहुत अच्छा लगा कि हम जब एकेडमिक्स में थ्योरी पढ़ते हैं तो काफी सारे एकेडमिक्स की थ्योरी आती कहाँ से, तो हम हमेशा ये कहते हैं कि महाराष्ट्र को एक आंदोलन का एक पूरा बैकग्राउंड है, सर्व मूवमेंट का बैकग्राउंड है। तो हमेशा ये कहते हैं कि जमीन स्तर के जो लोग करते हैं वही एक थेरोइजेशन होता है, वही एक थ्योरी होती है। अब कहीं से भी कुछ भी लेकर आओ, और अभी होकर रहा है कि हम फॉरेन के ऑथर पढ़ेंगे और उनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे हमारे देश में, तो वो तो नामुमकिन है। लेकिन जो जमीनी स्तर से जो भी चीजें आती है वही एक बहुत अहम हिस्सा है जो सोशल ट्रांसफॉर्मेशन के। दूसरा एक मुद्दा जो आपने रखा है वो बहुत अच्छा रखा है कि कॉलेज के साथ आप जिस तरह से काम कर रहे हो, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज मुझे
पूरे इससे पूरे डिस्कशन में जो लगी है वो है कि आप औरतों को एक खड़ा करने के लिए, जो एक सिस्टम बनाने के लिए, सबसे समझाने के लिए जो ओरिएंटेशन देते हैं, वो एक पॉलिटिकल प्रोसेस है। और उसी पॉलिटिकल प्रोसेस के लिए मुझे लगता है काफी टाइम लगता है, क्योंकि यही एक आपने जिस तरह से बोला कि आज नवी युवा भी औरतें जो है कम उम्र की इस प्रोसेस में आई हैं, वो भी सरपंच बनी है, तो ये पूरा एक माहौल बन जाता है। थैंक यू सर, आप इस बैक ऑफ आवर्स की तरफ से इस पूरे डिस्कशन में जुड़े। और हम देख रहे हैं कि जिस तरह से वायलेंस हम हर जगह पे देखते हैं, और काफी सारे कैंपेन चल रहे हैं कि लॉकडाउन ऑन डोमेस्टिक वायलेंस, तो हमें भी लगा कि जेंडर को छोड़ के भी काफी सारे वायलेंस है, उस पर बात करें। और आपने अपनी 20 साल की जर्नी हमारे साथ शेयर की। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और ऐसे ही शीतल जी, आपके सवाल भी मुझे बहुत अच्छे लगे। पहली बार मैं इस तरीके से सवाल सुन रहा हूँ। नहीं तो बहुत टेक्निकल सवाल आते रहते हैं, स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रेटेजीज क्या है, लेकिन ये सवाल जो है ना वो अंदर से आए हैं। और मैं बहुत आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये सवाल भी सोचने के लिए मजबूर करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सर। ओके ओके सर, जय भीम सर, जय भीम सर। So much for this wonderful session. बेक ऑफ आवाज के टीम के तरफ से और मेरे तरफ से भी खूब खूब धन्यवाद। आप हमारे साथ जुड़े। हम आपके साथ ही है, हम आपके साथ ही है। यस सर, गेस्ट मत बनाइए, ठीक है? यस सर। थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू। भेटूया। हो नक्की।